दिसंबर की शाम, तुम, मैं और बारिश। कहते हैं दिसंबर का महीना कुछ लोगों के लिए बहुत अहमियत का हामिल होता है। ये कुछ लोग बस दो लोगों के मजमूए पर मुश्तमिल होते हैं। एक वो जो टूटा दिल रखते हैं और बिछड़ चुके होते हैं। ये महीना उनके लिए अजियत लेकर आता है कि अब ये साल दर्द में रुखसत होकर दूसरा साल भी दर्द लिए आ रहा है। दूसरे वो जो खुशगवार दिल रखते हैं और मुकम्मल हो चुके होते हैं। ये महीना उनके लिए एक खूबसूरत यादों की तरह होता है कि अब ये साल खूबसूरत यादों के लिए रुखसत होकर एक और साल खूबसूरत बनाने के लिए आ रहा है। दिसंबर की सुनहरी शाम का मंजर चारों तरफ बिखरा हुआ था, लेकिन बादल आसमान पर अपना लश्कर सजा चुके थे। वो जंगल में घूम रहा था और इस मंजर में खुद को खो रहा था। बाप से मुँहमारी करने के बाद उसे अब यहाँ तो आना ही था, क्योंकि यहाँ इसके अलावा किसी आदमजात का कोई नामो निशान नहीं होता था। सबका कहना था कि इस जंगल में भूत प्रेत रहते हैं और उसका कहना था कि मुझसे बड़ा कोई भूत हो ही नहीं सकता। ये वाकई लोगों का वहम था कि इस जंगल में भूत प्रेत है, क्योंकि वो बचपन से यहाँ आता जाता था। उसकी मनपसंद जगहों में से एक ये जंगल की जगह थी, जहाँ उसने एक घर खुद अपने हाथों से तामीर कर लिया था। वो घर था ही क्या, 4 दीवारी, अंदर एक तख्त, एक बिस्तर और खाने पीने की चीज़ें। इस जंगल में घने और 100 साल पुराने पेड़ों के सिवा कुछ ना था। वो उन्हें जगह पर निशाना बांधकर तीरंदाजी किया करता था। तीरंदाजी उसका पसंदीदा मशगला था और उसके बाप को इंतहाई नापसंद था। अगर बाप को तीरंदाजी पसंद ना थी तो उसे अपना पसंद करना उस पर फ़र्ज़ हो गया था। बाप से मुँहमारी बस इतनी सी बात पर हो गई थी कि उसने एक काश्तकार का कर्जा माफ़ कर दिया। तुम्हें क्या ज़रूरत थी ये सब करने की? हवेली पहुंचते ही बाप बरसना शुरू हुआ था। आपको क्या ज़रूरत थी इस कर्जे पर सूद को इतना बढ़ाने की? उसने इतना पर जोर देकर कहा। मुझे समझ नहीं आता तुम्हें अपने बाप के नुकसान से मिलता क्या है? बाप चिल्ला उठा था। मुझे सुकून, बेहद सुकून। उसने मुस्कुराते हुए अपनी हंसी काबू करते हुए कहा। तुम्हें शर्म नहीं आती अपने बाप की नाफरमानी करते हुए, उनका नुकसान करते हुए? उन्होंने उसमें अपना रंग देखना चाहा। आपको शर्म नहीं आती? आप गरीबों का खून चूसते हैं, उन्हें परेशान करते हैं। उसने भी उन्हीं के अंदाज में कहा। निकल यहाँ से बदतमीज़। उन्होंने गुस्से से उसे बाहर जाने के लिए कहा। तो मैं कौन सा रुकना चाहता हूँ? आपका कमरा इतना खूबसूरत नहीं है। उसने अपना अंदाज बरकरार रखा। दफ़ा हो जाओ यहाँ से। वो फिर से चिल्ला उठे। एक बात बता दूँ आपको कि यह हवेली मेरी माँ की है। उन्होंने मरते वक्त मेरे नाम की थी, लिहाजा यहाँ से तो मुझे मेरा बाप भी नहीं निकाल सकता। उसने आँख मारते हुए सच्ची बात कह डाली, जो शुरू से ही उसके बाप को जहर लगती थी। कि उन्होंने शीशे का गिलास उसकी तरफ खींचकर मारा, तब तक वो फरार हो चुका था। बाप से नफरत उससे 7 साल की उम्र में होने लगी थी, जब उसने लोगों को बातें करते सुना था कि उसके वक्त पर डॉक्टर ने उसके बाप से कहा था, हम या तो बच्चे को बचा सकते हैं या माँ को। बेटा है या बेटी? बाप ने मतलब का सवाल किया। बेटा, डॉक्टर ने जवाब दिया। बस फिर बेटे को बचाएं। ये बेरहमी की सारी हदें पार कर गई थी। लेकिन इस बाप को क्या खबर थी कि जिस बच्चे को बचाने के लिए वो कह रहा है, वही बच्चा एक दिन उसके लिए बचने का कोई रास्ता नहीं छोड़ेगा। माँ जिंदगी भर बीवी बनकर शोहर की खातिर सब कुछ कुर्बान करके दुनिया से रुखसत हो गई, लेकिन औलाद ऐसा नहीं कर सकती थी। वो चाहती है कि उसके माँ बाप वैसे ही ज़िंदगी गुजारें जो खालिश और बेहतरीन तरीका है, और जब ऐसा ना हो पाता हो तो वही औलाद बगावत कर जाती है। बिल्कुल इसी तरह वो भी चाहता था कि उसका बाप जालिम ना बने, बल्कि अपनी अवाम की मदद करे, अवाम उससे दोस्ताना रवैया रखे। लेकिन जब ऐसा ना हुआ तो उसने मुखालिफ पार्टी बनाई और बगावत की आग को शोलों में भड़काया। पार्टी का सरबराह होने के बावजूद वो अकेला शान शौकत से घूमता फिरता था। शाम में बरगद के पेड़ के नीचे गांव के लोगों को बुलवाकर वो अपने कॉलेज के ज़माने के किस्से सुनाया करता था, शायरी सुनाया करता था और बाबा साईं की बताई हुई अच्छी अच्छी बातें भी बताया करता था। सब उससे बेहद मुतासिर थे और इस बात के 100% चांसेस थे कि अब इंतखाबात में जीत उसी की होगी और गाँव में हुकूमत उसी की आएगी। और इस बात के सब गवाह थे कि उसका नाम सुहेब खावर हमदानी था, लेकिन सब उसे सुहेब हमदानी के नाम से जानते थे। सुहेब खावर हमदानी लोगों के लिए नया नाम था। जब उसका नाम सुहेब खावर हमदानी लिखा जाता वो सिरे से खावर का नाम ही मिटा देता था, और जब उसका नाम सुहेब खावर हमदानी लिया जाता तो बिल्कुल अनजान बन जाता, जैसे उसका नाम ये है ही नहीं। उसका मानना था कि उसके नाम के बीच खबर आने से उसका नाम कड़वा और बदमजाज हो जाता है, इसीलिए उसकी डिग्री पर भी सुहेब हमदानी ही लिखा था।
जिन लोगों ने उसकी माँ को देखा था और परखा था, उनका कहना था कि रहमदिली उसे अपनी माँ के पेट से वर्षे में मिली और बाकी उसके अंदर जितनी अच्छाइयाँ हैं वो हवेली के पीछे बने हुजरे में रहने वाले बाबा साईं की वजह से हैं। जब वो शहर पढ़ने जाता और अव्वल जमात में था, तब छुट्टियां गुजारने के लिए बाबा साईं के पास रहना पसंद करता और बाकायदा वहाँ रहने की ज़िद करता था। उसका कहना था कि जो सुकून बाबा साईं के हुजरे में है वो उसकी हवेली में नहीं, और बाबा साईं चूँकि वो बच्चा था लिहाजा उसे मोहब्बत से अपने पास रख लेते। वो उन्हीं यादों में गुम था कि हवा बंद हुई और अल्लाह की रहमत बूंदों की तरह बरसना शुरू हो गई। यूँ समझो कि वो सब भूल गया, ज़ख्म पर मरहम लगा दिया गया। लेकिन दिल में एक ख्वाहिश उभरी थी, हाय मेरे अल्लाह, अगर कोई ख़ास साथ होता तो इस मौसम का मज़ा दोबारा हो जाता और ये बरसात और ज़्यादा खुशगवार हो जाती। वो दिल ही दिल में अल्लाह से शिकवे कर रहा था क्योंकि उसे कभी मोहब्बत नहीं हुई। उसके जमाल में कहीं कोई कमी नहीं थी, हज़ारों लड़कियां मरती, लेकिन उसका मानना था कि मोहब्बत मजाक नहीं होती, एक एहसास होता है जो एक बार हो जाए फिर नहीं होता। वो अभी भी इस अधूरेपन में गुम बारिश में दीवानों की तरह भीग रहा था। वाह क्या शेर याद है, दिसंबर का महीना, सुनहरी शाम और बरसती बारिश, कर ना हो मैं और तुम तो सबका सब अधूरा। उसने शेर ख़त्म ही किया था कि शिकवे का जवाब और शेर की मकबूलियत का वक्त आया। एक नाजुक वजूद दुल्हन के लिबास में मलबूस घूंघट से ढके चेहरे में उसके हाथों में झूल गई। बचाओ मुझे, दो लोग उसके पीछे बंदूक लिए आए थे। वो दुल्हन तब तक उसके बाजुओं में बेहोश हो चुकी थी कि उसने जेल बराबर दरख्त में लगे हुए 2 तीर निकालकर उनके सीने पर दे मारे और वो दोनों सेकंड में ढेर हो गए। उसने आसपास नजर दौड़ाई कि कहीं और दुश्मन तो नहीं। चारों तरफ देखने के बाद उसे इत्मीनान हुआ। उसने उस दुल्हन को होश में लाने के लिए हिलाना शुरू किया, लेकिन उसके ना उठने पर उसे यकीन हो गया कि वो बेहोश हो चुकी है। जल्द उस दुल्हन को अपने बाजू के सहारे उठाकर अपनी उस चारदीवारी के घर की तरफ मोड़ा। दरवाज़ा धड़ाम से खोलकर उसने दुल्हन को तख्त पर लिटाया कि नजरें उसका आधा घूंघट ऊपर होने की वजह से सीधी उसकी थोड़ी के पास से आतेल पर पड़ी। दिल ने बगावत की आग पकड़ी थी कि उसको ठीक तरह लिटाकर बाहर निकल आया। बाहर निकला तो उसके घोड़े ने दांत निकाले थे। अंदर करो अपने दांत, तुम्हारी तरह छिछोरा नहीं हूँ, उसने उस पर तंज किया जब घोड़े की पीठ पर बैठकर अपने गांव से जंगल की तरफ आ रहा था कि पास में एक घोड़े को देखकर घोड़े ने उसके साथ चलने से इनकार कर दिया था। घोड़े ने उसका तंज भरा जुमला सुनकर नागवार नज़रों से उसे देखकर मुंह फेर लिया। अभी उसे ये सोचना था कि आखिर लड़की कौन है और वो भी दुल्हन के लिबास में। उसके साथ एक और फिक्र कि उसके पीछे वो कुंदे क्यों पड़े थे। उसके जहन अजीबोगरीब सवालात ने हमला कर दिया था और उसकी खासियत में एक ये भी था कि वो मुसीबतों और मुश्किलात से कभी नहीं घबराता था, बल्कि उसका हल निकालता और सामना करता था। अगर ये लड़की मेरे लिए ख़तरा साबित हुई तो जहन पर एक फिक्राना सवाल ने हमला किया। ऐसा हो ही नहीं सकता, जवाब उसे खुद ही मिल गया। लिहाजा अंदर इस घर से दाखिल हुआ कि उस दुल्हन का चेहरा देखकर उसकी शनाख्त ही कर ले, लेकिन घूंघट से अभी भी आधा चेहरा ढका हुआ था। वो पास ही खड़ा था कि घूंघट हटा दे, लेकिन बाबा साईं की उसके अंदर डाली हुई एक अच्छाई बाहर आई। बेटा, इज़्ज़त और एहतराम इखलाक का हिस्सा है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि तुम में से बेहतर वो है जो तुम में इखलाक के एतबार से बेहतर है। उसके पास से आगे ना बढ़ सका, बस जानती नज़रों से उसका जायज़ा लेकर अपने जहन पर हमला करने वाले सवालात के जवाबात तलाश करने लगा। लेकिन जवाबात के लिए उस लड़की का होश में आना ज़रूरी था। वो उस पर पानी का छिड़काव कर चुका था, लेकिन वो अभी भी होश से बेगानी थी क्योंकि वो छिड़काव उसके चेहरे पर ठीक तरह नहीं हुआ था, क्योंकि आधा चेहरा घूंघट से ढका हुआ था, लेकिन जो आधा चेहरा उसके नज़रों के सामने था वो गज़ब का था। बारीक होंठ जो कशिश में कैद थे और थोड़ी पर स्यादिल जो हर किसी को अपनी तरफ माइल करने के लिए काफ़ी था। वो उल्टे पैर वापस बाहर निकला, लेकिन वो उस वक्त चारदीवारी से दूर नहीं जा सकता था क्योंकि मुमकिन था कि वो लोग जो उस दुल्हन के पीछे पड़े हैं इस पर हमला करने के लिए मौजूद होते। वो उस वक्त सिर्फ इंसानियत की खातिर इस दुल्हन की हिफाजत ज़रूरी थी। उसकी उंगलियों ने हरकत करना शुरू की, उसकी आंखें खुलनी शुरू हुई और वो उठकर बैठ गई और जल्द अपने चेहरे से घूंघट हटा दिया। ये मैं कहाँ हूँ? वो उस चारदीवारी में खुद को तख्त पर पाकर सहम गई। कहीं मैं उन लोगों के हाथ तो नहीं लगी? डर का सामना हुआ और घबराने लगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसने खुद को तसल्ली देने की कोशिश की। मुझे याद क्यों नहीं आ रहा कुछ, मैं कैसे पहुंची यहाँ तक? उसने अपना सर पकड़कर जहन पर जोर दिया। मैं भागते भागते एक जंगल पहुंच गई थी। हल्की हल्की झलकियाँ उसकी नज़रों के सामने आने शुरू हुई। वो लड़का, मैंने उससे मदद मांगी थी, उसे अचानक याद आया, लेकिन फिर मैं यहाँ कैसे? इसी सवाल ने फिर से डर पैदा किया। एक तो चारदीवारी से खौफ आ रहा था, ऊपर से वो लड़का कहीं नज़र नहाने का खौफ पे लाहक हो गया जिससे उसने मदद मांगी। बारिश थम चुकी थी कि इतने में दरवाज़ा खुला और वो अंदर इस घर से आया था कि जान सके दुल्हन होश में आई है कि नहीं, और दोनों की नज़रें मिली थी और दोनों पर ही सकता छा गया।
कि अगले ही लम्हे दोनों के होठों ने एक साथ हरकत की। सहेब तुम, समीहा तुम। दोनों शदीद हैरान हुए थे। दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान हुए थे। सहेब प्लीज़ मुझे बचा लो। वो जल्द उसके करीब आ खड़े हुए उसके हाथ पकड़े। वो इस वक्त बहुत डरी हुई थी कि अल्फाज हलक से बमुश्किल अदा हो रहे थे। रिलैक्स, क्या हो गया है समीहा? उसने उसका दर्द दूर करने की कोशिश की। वो लोग मुझे अपने साथ ले जाएंगे, प्लीज़ मुझे बचा लो। उसने अपने नाजुक हाथ की गिरफ्त उसके हाथ पर मजबूत की। समीहा यहाँ कोई नहीं है, कोई नहीं लेकर जाएगा तुम्हें। उसने अपने हाथ उसकी गिरफ्त से आज़ाद करवाकर उसके कंधे पर रखे। सही, मैं तुम्हें बता रही हूँ, वो लोग मुझे ले जाएंगे। उसने अटकते हुए अल्फाज में दोबारा डर को हावी किया। चलो बैठो यहाँ। उसे वापस तख्त पर ले आया। तुम प्लीज़ दरवाज़ा बंद कराओ। उसने डर कर हाथ से इशारे से दरवाज़ा बंद करने का कहा। अच्छा ठीक है। उसने उठकर दरवाज़ा बंद कर दिया। इस वक्त वो उसके डर को मज़ीद हावी नहीं होने दे सकता था। मुमकिन था कि उस पर किसी मर्ज़ का हमला हो जाए। कर दिया है मैंने दरवाज़ा बंद, कोई नहीं है अब यहाँ। उसने एक और बार उसका डर दूर करने की कोशिश की। उसने डरते हुए अंदाज में सीधे हाथ के नाखून अपने मुंह में ले लिया। अब बताओ कौन लोग थे वो, तुम्हारे पीछे क्यों पड़े थे? उसने घुटनों के बल उसके पास बैठते धीमे लहजे में पूछा। थे नहीं हैं, वो जो मेरे पीछे पड़े थे उसके बंदे हैं। उसने डरे हुए लहजे में सहेब के सामने पहेली रखी। वो उठकर पास रखी हुई सुराही की तरफ बढ़ा और पानी निकाला और ग्लास उसके सामने बढ़ाया। पानी पी लो। उसके डर का यह आलम था कि उसके हाथों के साथ होंठ भी कँप-कँपा रहे थे। उसने पानी पीकर ग्लास तख्त पर रख दिया। समीहा, जो लोग तुम्हारे पीछे थे उनको मैंने मौत के घाट उतार दिया है, लिहाजा जिसके ये बंदे हैं उसको ये खबर कोई नहीं पहुँचा सकता कि तुम कहाँ हो। और उसके अल्फाज ने उसे अंदर तक सुकून पहुँचा दिया। तुम सच कह रहे हो ना? उसकी कँपकँपाहट और दर्द में कमी हुई। हाँ बिल्कुल सच, उसने इकरार किया। उसने सुकून का सांस फिजा के सुपुर्द किया। अब बताओ किसके बंदे हैं और तुम्हारी शादी थी आज? वो उसके करीब और नज़र उसके सुनहरे लिबास पर डाली। नहीं, मैं ये शादी नहीं करना चाहती। उसे फिर से डर ने आ घेरा। क्या मतलब समीहा, क्या तुम्हारी शादी तुम्हारी मर्जी के बिना हो रही थी? वो कंफ्यूज हुआ। उसने मुझे किडनैप कर लिया और मुझसे ज़बरदस्ती शादी करना चाहता था। मैं वहाँ से भाग गई, लेकिन साहिब तुम देख लेना, वो मुझे ढूंढ लेगा। उसने डरे हुए लहजे में कहा। कौन है वो? साहिब ने नरमी से पूछा। वो शहर का बहुत बड़ा डॉन है, पुलिस उसको पकड़ने के लिए पागल है। उसने झट से जवाब दिया। कहीं तुम शाहनवाज की बात तो नहीं कर रही? उसका दिमाग खटका। हाँ, शाहनवाज ही नाम है उसका। उसने इकरार किया। तुम्हें याद है उसने तुम्हें कहाँ रखा था और कहाँ होने वाली थी तुम्हारी शादी? उसने जल्द पूछा। ये वही डॉन था जिसको पकड़ने के लिए वाकई पुलिस पागल थी। उस पर न जाने कितने केस और खुदकुश धमाकों के केस भी थे। उन पुलिस ऑफिसर्स में सुहेब का एक दोस्त भी शामिल था। अगरचे सुहेब गांव में रहता, लेकिन उसका दोस्त उसके शहर के कॉलेज का लड़का था। बस फ़र्क इतना था, वो इस फील्ड का नहीं। बस शौक मजाक की वजह से उस पुलिस ऑफिसर ने सुहेब से दोस्ती की थी। हाँ, उसने मुझे उस फार्म हाउस पर रखा था और वहीं हमारी शादी होनी थी। उसने फार्म हाउस का पूरा एड्रेस उसे दिया और पूरा नक्शा बता दिया। अब बस तुम रिलैक्स करो, आज रात ही पकड़ा जाएगा वो। सुहेब ने अपना मोबाइल तख्त के सिराने से उठाया। ओहो, उसने जल्दी ही अफसोस किया। क्या हुआ? वो घबरा गई। यार सिग्नल नहीं आ रहे। उसने मोबाइल हवा में लहराया। क्यों? उसे परेशानी हुई। क्योंकि हम जंगल में हैं और अभी बारिश थमी है। उसने इत्मीनान से जवाब दिया। खैर छोड़ो, ये बताओ आजकल क्या कर रही हो? उसने जल्द उसका दिमाग डर और फिक्र और परेशानी से हटाना चाहा। आजकल बदनसीबी ही चल रही है सुहेब। उसने ज़िंदगी से थका हारा लहजा कायम किया। क्यों? उसने भुएं उचकाई। आजकल एक अच्छी जॉब पर थी, लेकिन लिफ्ट में फंस गई। मैनेजर ने मुझे बचा लिया, लेकिन ये बात मीडिया पर किसी और तरह से उछाल दी गई। उसने अपने दोनों हाथों की उंगलियां आपस में उलझाईं। फिर उसने आगे बात जानना चाही। मैनेजर क्योंकि शादीशुदा था, लिहाजा जल्द उसने गलतफहमी दूर कर दी, लेकिन मुझे जॉब से निकाल दिया गया। उसने आगे की बात बता डाली। और फिर तुम्हें दूसरी जॉब मिली? उसने फिर आगे की बात जाननी चाही। इससे पहले मैं दूसरी जॉब ढूंढती, एक और बदनसीबी मेरे इंतज़ाम में थी। उसने लंबा सांस खींचा। क्या मतलब? वो समझ ना सका। मैं नहीं जानती कि कब उस जॉब के रास्ते पर गुजरते वक्त उस डॉन की नज़रें मुझ पर जम गई और फिर वो घर तक पहुंचा और फिर मुझे उसने सब कुछ बता दिया। तुम्हारी तो बस एक माँ है ना, वो कहाँ है? सुहेब को जल्द उसकी माँ का ख्याल आया। जब मैं घर पर थी और वो डॉन मुझे अपने साथ ले जाने आया था, तब मेरी मामा मेरे साथ थी, लेकिन वो उन्हें ज़ख्मी कर गया और मुझे यकीन है मेरी माँ के पास ज़रूर जाएगा मुझे ढूंढने। अब उसे एक और फिक्र सता गई। इसका मतलब है कि मुझे जल्द से जल्द माहिद को इन्फॉर्म करना चाहिए, लेकिन क्या करूँ इस सिग्नल का? उसने नज़रें अपने मोबाइल पर गड़ाई। सॉरी, छींक आते ही उसने माजरत चाही। तुम तो ठीक से भीगी भी नहीं हो और इसके बावजूद जुकाम। उसकी नज़रें उसके गिले लिबास पर थी। अच्छा खासा तो भीगा था, मगर इसे कुछ नहीं हुआ।
चलो एक काम करते हैं, इस जंगल के पीछे आबादी है, मैं अक्सर वहाँ जाता रहता हूँ। वो मेरे गांव का हिस्सा नहीं, लेकिन वहाँ मुझे सब जानते हैं, क्योंकि जब यहाँ इस जंगल में सर्दी बढ़ जाती है तो मैं वहाँ रात गुजारने चला जाता हूँ और वहाँ हम महफूज भी रहेंगे। उसने आगे चलते हुए दरवाज़ा खोला जो समीहा के बंद कहने पर बंद कर दिया था। वो उसके पीछे दबे पाँव चलती हुई आई, तब तक उसने अपना घोड़ा तैयार कर लिया। तुम्हें कब से घोड़े पसंद आने लगे? उसने हैरानकुन सवाल किया। अरे यार, मेरे अब्बा हजूर ने उस पर जिस रात सख्ती की, उसकी अगली सुबह मैंने इसे आज़ाद कराकर अपने पास रख लिया। कहका लगाने के बाद उसने तफसील से बताया। सुहेब, तुम्हारा रवैया अभी भी तुम्हारे पापा के साथ अच्छा नहीं? उसने खफा हो जाने वाले अंदाज में कहा। रवैया उनका अच्छा नहीं है, उसने नाक मुँह चढ़ाया। तुम अभी भी वैसे ही हो सुहेब, उसने अपना सर पीटना चाहा। मासूम सा, क्यूट सा, प्यारा सा है ना? उसने शर्माते हुए खुद ही अपनी तारीफ की। उसके घोड़े ने उसे नागवार नज़रों से देखकर मुंह फेर लिया। वैसे ये घोड़ा तो तुम्हारा काफ़ी खूबसूरत है। उसने अपना हाथ उस घोड़े पर फेरा। उस घोड़े ने खुश होकर अपने दांत निकाले और हुनहुनाया। हाँ, ये तो है, वो भी इस घोड़े को पसंद करता था, मगर ना जाने क्यों वो घोड़ा उसे पसंद नहीं करता था। नाम क्या है इसका? उसने अपनी मीठी आवाज़ का तीर सुहेब और उसके घोड़े दोनों पर चलाया। इसका नाम तो मैंने अभी तक रखा ही नहीं, उसने सर को जाया। हाँ, लेकिन हाँ, जब इससे कोई काम निकलवाना होता है तो इसको मैं प्यारे कहकर बुलाता हूँ। उसने मुस्कुराते हुए मक्खन लगाने का तरीका बताया कि घोड़े ने एक और बार नागवार नज़रों से उसे देखकर मुंह फेर लिया। क्या तुम्हें ये नाम पसंद नहीं? उसने घोड़े पर हाथ फेरा और उस घोड़े ने नफ़ी में से हिलाया। तो फिर तुम्हारा नाम सोचते हैं, वो सोचने लगी। क्या अपने बच्चों के नाम सोच रखने हैं जो इतना सोच रही हो? उसने अपनी शौक तबीयत का इस्तेमाल किया और उसकी ये बात भी घोड़े को नागवार गुजरी कि उसने हिनहनाते वो अपने आगे के दोनों पैर उठाए, जैसे उसे वार्निंग दी हो कि आप अपनी ज़ुबान बंद रखें, वरना घोड़े की टांगें होंगी और उसका सीना। तुम्हारा नाम हुस्न दिल होगा आज से। उसने मोहब्बत से उसके सर पर हाथ फेरा और उसने भी हुनहुनाकर अपने दिए हुए नाम को कबूल किया। हुस्न दिल। उसका ज़िंदगी से भरपूर कहका गूंजा था कि अब घोड़े ने कोई वार्निंग नहीं दी, बल्कि सीधा उसके सीने पर वार किया और वो गिरते गिरते बचा था कि समीहा ने भी ज़िंदगी से भरपूर कहका लगाया था उसकी हालत पर, और समीहा का कहका दोनों के दिलों को छू गया। अरे वाह, ये सही है, मैं तुम्हें अपने जालिम बाप से बचा कर लाऊं, तुम मुझे ही पीट डालो। उसने गुस्से से घोड़े पर रौब जमाने की कोशिश की, लेकिन घोड़े पर उसका असर नहीं हुआ और उसने मुंह फेर लिया। और मैं तुम्हें गुंडों से बचाऊं और तुम मेरी ही हालत में हंसो? अब वो गुस्से से समीहा को मुखातिब हुआ। अच्छा सॉरी ना, उसने कान पकड़े। उसका अंदाज अभी भी वैसा ही था जो हर किसी को पागल कर दे। अब चलो। तीनों ने एक साथ चलना शुरू किया। तेज हवा की झोंके और इन सबके वजूद से आर पार हो रहे थे। गहरी खामोशी के बीच सिर्फ सुनसुनाती हवा की आवाज़ थी। सुहेब, तुम क्या कर रहे हो आजकल? सुनने में आया है कि तुमने कॉलेज के बाद से अपने गांव में अपनी हुकूमत संभालनी थी। उसने खामोशी तोड़ दी। सुहेब और समीहा दोनों साथ कॉलेज में पढ़ते थे। दोनों में काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। यह यूँ समझ लिया जाए कि दोस्ती भी थी। कॉलेज ख़त्म होने के बाद सुहेब के बाप खावर ने उसकी पढ़ाई छुड़वा दी। चूँकि उन्होंने पढ़ाई छुड़वानी थी, लिहाजा पढ़ना उस पर फ़र्ज़ हो गया। उसने प्राइवेट पढ़कर अपनी तालीम जारी रखी और हाँ, वही संभाल रहा हूँ, मुस्कुरा उठा। क्या बताता, उसे हुकूमत संभालने के चक्कर में ही तो एक काश्तकार का कर्जा माफ़ करने की दुआ ली थी, लेकिन फिर बाप से मुँह मारी हुई मूड ख़राब हो गया, तभी वो यहाँ था। लेकिन जिस आबादी की तुम बात कर रहे हो, तुमने कहा कि वो तुम्हारे गांव का हिस्सा नहीं, फिर सब तुम्हें कैसे जानते हैं? उसने अक्लमंदी का सवाल किया। वहाँ के किसी एक बच्चे का एक्सीडेंट मेरी गाड़ी से हो गया था। मैं नहीं जानता वो बच्चा किसका है, लेकिन ये सब सोचने से ज़्यादा ज़रूरी इस बच्चे को बचाना था। मेरे साथ मेरे गांव का ही एक दोस्त था जिसे मैंने ही डॉक्टर बनाया था। चूँकि गांव इस आबादी से बस थोड़े ही फासले पर है, इसलिए हम जल्द उस बच्चे को उसकी डिस्पेंसरी में ले गए, जो हमारा गांव शुरू होते ही दाएं तरफ बनी हुई है। 2 घंटे बाद उस बच्चे को होश आ गया, लेकिन वो बस सहमा हुआ था, लिहाजा हमने उस बच्चे के साथ मोहब्बत का रवैया रखा। वो जल्द अपना डर भुलाए हमसे भुला बैठा और अपने घर का एड्रेस बता दिया। हम उसी वक्त उसे उसके घर ले गए ताकि घर वाले परेशान ना हो। एक्सीडेंट होने के लिए हमने माजरत भी की और वादा भी किया कि जब तक कि बच्चा सेहतियाब नहीं हो जाता, इसकी सारी जिम्मेदारी हमारी का मतलब मेरी। उसने तफसील बताई और फिर उसने तजस्सुस से पूछा। फिर हमारी अच्छाई सबको भा गई। हम उस बच्चे को ट्रीटमेंट के लिए ले जाते रहे और घुलते मिलते रहे। उसने मुस्कुराते हुए तफसील का इख्तिताम किया। अभी वो जंगल से निकल ही रहे थे कि बाएं तरफ पेड़ के करीब पीछे पड़े पत्तों से किसी के चलने की आवाज़ आई। उसने डरकर सुहेब का बाजू दबोच लिया। बस चलती रहो। उसकी रफ्तार मदम होने पर उसने तनबीह की। खैर, अब उन्होंने आबादी में कदम रख दिया था। किसी ने उन पर कोई हमला नहीं किया। एक आलीशान घर के पास वो रुके। सुहेब ने आगे बढ़कर दरवाज़ा खटखटाया। कौन? अंदर से आवाज़ आई। मैं सुहेब हूँ खाला। आवाज़ पहचानते ही उसने जवाब दिया कि दरवाज़ा खोल दिया गया। अस्सलाम वालेकुम खाला। वो खुश इखलाक़ी से मिला। वालेकुम सलाम बेटा। उन्होंने भी खुश इखलाक़ी से उसके सर पर हाथ फेरा।
मेरी बहू को ले आए हो? समीहा पर नजर डालते ही उन्होंने खुशी से पूछा, जो दुल्हन के लिबास में थी और हाथों में भर भर के चूड़ियां पहनी हुई थी। लम्हा भर के लिए तो बहू का अल्फाज सोहेब के दिल में उतर गया। आओ बेटी, अपना ही घर समझो। उन्होंने मोहब्बत से समीहा को अपने करीब किया। खाला, ये प्यार मोहब्बत बाद के लिए रखिएगा, अभी गर्म कमरा और गर्म कपड़े मिल जाएंगे, उसने हवा का झोंका लगते ही दांत बचाते हुए कहा। तो क्या तुम मेरी बहू को भी उस भूतिया जंगल में लेकर गए थे? उन्होंने उसकी खबर लेनी चाहिए। अच्छी सॉरी, चीख आते ही उसने फिर से माजरत की। लगता है मेरी बहू को जुकाम हो गया है। तुम लोग ऊपर वाले कमरे में चले जाओ, मैं कपड़े भिजवाती हूँ, उन्होंने मोहब्बत जाहिर की। वो दोनों कमरे में चले गए। तुमने उन दोनों की गलतफहमी दूर क्यों नहीं की? उसने तीखे अंदाज में पूछा। तुमने क्यों नहीं की? उसने भी जवाब जानना चाहा। क्योंकि बकौल तुम्हारे ये सब तुम्हें जानता है। मैं नहीं चाहती थी कि सब तुम्हें गलत समझे और एक जवान लड़की को साथ ले आए हो, वो भी दुल्हन के लिबास में। उसने अपना ख्याल जवाब के साथ बयान किया। काफ़ी समझदार हो, उसने उसके ख्याल को सराहा। अब तुम बता भी दो, उसने अपना तीखा अंदाज कायम रखा। तुम यहाँ मेरे साथ रहोगी तो मैं तुम्हारी हिफाजत कर सकूंगा। इसके अलावा माहिद को इन्फॉर्म करना है, बाकी तुम्हारी वाली बात। उसने सच्चाई बयान की। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। समीहा ने दरवाज़ा खोला तो वहाँ एक लड़की होठों पर मुस्कुराहट सजाए हाथ में कपड़े लिए खड़ी थी। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम सलाम। समीहा ने भी होठों पर मुस्कुराहट सजाई। ये ले, मामा ने कपड़े भिजवाए हैं। उस लड़की ने कपड़े आगे कर दिए। उस लड़की की आवाज़ पर गौर कर के उसे पहचानने के बाद सही भी दरवाजे पर आ गया। कैसी हो छोटी? उसने कुछ इखलाकी का फर्ज निभाया। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन नाराज़ हूँ। उसने खफा हो जाने वाले लहजे को इस्तेमाल किया। क्यों भाई? उसने हैरानगी और तजस्सुस के मिले-जुले अंदाज में पूछा। आप मेरी भाभी मेरे बिना ही ले आए? उसने अपना खफा हो जाने वाला लहजा हनूस कायम रखा। तो ये बात है, उसने नाराज़गी कबूल की। छोड़े इस नाराज़गी को, इसका हिसाब बाद में बराबर कर लूँगी। वैसे भाभी बहुत खूबसूरत है, उसने शरारत से कहा और समीहा ने नज़रें नीचे कर ली। मुझसे भी ज़्यादा, उसने शरारत की हद कर डाली। 101 ज़्यादा फ़ीसद। उसने टेढ़े अंदाज में उसकी इज्जत अफजाई की। तुम्हारी शादी की तैयारियां हो गई? एक चिप लगाते हुए उसने सवाल किया। तो क्या इतनी चहल पहल बिला वजह है? उसने फिर से उसकी इज्जत अफजाई करने का मौका खाली हाथ न जाने दिया। शमाइम, नीचे से उस लड़की को आवाज़ दी गई। जी मामा, आती हूँ। उसने भी हलक फाड़ कर जवाब दिया कि आवाज़ नीचे पहुँच गई। ये ले भाभी, ये आपके कपड़े और ये भाई आपके। उसने जल्द कपड़े थमाए और नीचे चली गई। वो कपड़े बदलकर अपने लंबे बालों के साथ शीशे में खड़ी हुई थी। वो किताब पढ़ने में मगन था जब उसकी नज़रें सामने खड़ी एक हूर पर पड़ी। उसकी नज़र देखते ही उसने अपना दुपट्टा ठीक से फैलाया। हम कब तक यहाँ रहेंगे? दोनों हाथ की उंगलियां आपस में मिलाते उसने झिझकते हुए अंदाज में पूछा। जब तक माहिद उसे पकड़ नहीं लेता। उसने किताब पर दोबारा नज़रें गाड़ ली। तुमने इन्फॉर्म कर दिया उसे? उसने खुशी से चहकते हुए पूछा। हाँ, लेकिन उसे मैं एड्रेस ठीक से बता नहीं पाया। वो कह रहा था थोड़ी देर में कॉल। लो, आ गई कॉल। मोबाइल बजते ही नंबर देखते हुए उसने मोबाइल समीहा की तरफ बढ़ाया। समीहा ने एक एक डिटेल बता दी। कॉल ख़त्म होने के बाद उसने मोबाइल इसी बेखबरी की तरफ बढ़ाया। उसने भी सुकून से मोबाइल लेकर अपने बराबर में रख दिया। तुम सो जाओ, उसने किताब में खोते ही उसे मशवरा दिया। तुम कहाँ सोओगे? उसे कमरे में एक विकेट, यहीं इसी सोफे पर। उसने अपने पैर सोफे पर ऊपर किए और मुड़कर फैला लिए। उसने कोई जवाब नहीं दिया और बेड पर जाकर लेट गई। जहन पर बहुत बोझ था, लेकिन थकान हावी थी, लिहाजा वो जल्द ही नींद की वादियों में उतर गई। किताब पढ़ते पढ़ते उसे उस बेखबरी को 1:30 बज गए थे। नींद का खुमार छाते ही उसने घड़ी की तरफ देखा। जमाई लेते वो उठा और टेबल पर पड़े जग से पानी निकाल कर पिया। समीहा की तरफ जो लैंप चल रहा था, उसे बंद करने की गर्ज से आगे बढ़ा। उसके पास पहुंचा ही था कि नज़र उसके चेहरे पर पड़ी और सारी तवज्जो एक बार फिर उसके थोड़ी के पास सियाह दिल पर पड़ी। ये पहले ही से ही इतनी खूबसूरत थी, अब मेरे पास आंखें नहीं थी। उसने खुद से सवाल किया। बेटा जी, पहले आपने अल्लाह से किसी को मांगा भी तो नहीं था? उसके धड़कते दिल ने जवाब दिया तो जो इशारा था उसके शिकवे पर, जिसने खुले आसमान की तरफ नीचे बरसती बारिश के बीच में बैठकर मांगा था। उसने जलते लैंप को बंद किया, क्योंकि उस लैंप की रोशनी खिड़की से बाहर जा रही थी। लोगों में गलतफहमी ना हो, इसलिए उसने कमरे में अंधेरा करना ज़रूरी समझा। लैंप ऑफ करते उसने करवट ली और जैसे वो नींद की गहराइयों में सुकून मिल गया था। थके हम हैं और आराम लेना चाहिए। वो नाक मुँह चढ़ाकर सोफे पर आ गया और जल्दी नींद के आगोश में चला गया। सुबह की किरण नमूदार होने से पहले ही उसकी आंख खोली थी। सोहेब को यूं सिमटा लेटा देख उसे शर्मिंदगी हुई, क्योंकि सारा कंबल इसी के पास जो था और बेचारा सर्दी से दोस्ती करके सो रहा था। फजर होने में भी थोड़ा वक्त था। उसने कंबल समेटा और सोहेब पर डाल दिया। वो वाकई सर्दी से कांप रहा था। कंबल को महसूस करते उसने जल्द
अपने आप को सर से पैर तक नींद में ही मदहोश मुकम्मल कंबल से ढक लिया। वो मुस्कुरा उठी। ये अभी भी वही सुहेब था जो दूसरों का ख्याल अपने ख्याल से ज़्यादा रखता था, जो सबसे ज़्यादा मोहब्बत करना जानता था। हर चीज़ थी उसके पास, दौलत, शोहरत, जज्बात, एहसासात और ख़ास तौर पर ज़राफ़त के कब्र से भी मुर्दे को उठाकर बोलने पर मजबूर कर दे। उसने अपने बाल ठीक से बांधे और वज़ू की नीयत से दुपट्टा सर पर रखकर चली गई। वज़ू करके आई तो वो अभी भी कंबल में छुपा हुआ था। तस्बीह उठाकर उसने जिक्र करना शुरू कर दिया। थोड़ा ही वक्त गुजरा था कि मस्जिद से सलाम की आवाज़ें आने लगी। अब इस बेखबरे को जगाना ज़रूरी था। वो तस्बीह रखकर उसके पास आई, उसके चेहरे से कंबल हटाया। सुहेब, मीठी आवाज़ से उसे जगाने की कोशिश की, लेकिन वो अभी भी नींद की आगोश में ही था। सुहेब, एक और बार कोशिश की, लेकिन सिर्फ सोने की ही कोशिश रही। सुहेब उठो, अज़ानें होने वाली हैं। अब की बार उसने उसे जगाने के लिए कमल पूरा हटा दिया, लेकिन अभी भी ज़्यादा असर नहीं हुआ। बस वो थोड़ा सा होशियार हो गया था, लेकिन नींद हावी थी। उठ भी जाओ सुहेब, उस बेखबरे ने आवाज़ सुन ली थी, लेकिन उसके उठने का अभी भी कोई इरादा ना था। पास मेज़ पर पड़े हुए जग से उसने कुछ पानी अपनी हथेली में डाला और उस पर छिड़काव उस पर कर डाला। वो हंसती हुई बाहर निकल गई, जबकि वो बेचारा बेबस रहा। तुम्हें तो इससे पहले वो कुछ करता, अजानों की आवाज़ें आना शुरू हो गई थी। वो खामोशी से बाहर मस्जिद जाने की गर्ज से चला गया। सुबह की किरण नमूदार हो चुकी थी। वह सुकून से फजर पढ़कर सैर करता हुआ घर आया, और वहाँ अभी भी सब सो रहे थे। वो अपने दिए गए कमरे की जानिब बढ़ गया, और वो वहाँ वही किताब पढ़ रही थी जो उसने बेखबर होकर पूरी रात पढ़ी थी। अच्छी किताब है ना? उसने खांसते हुए पहले अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया और फिर मुखातिब करना चाहा। हाँ वाकई, उसने कोई ख़ास असर नहीं लिया, और वो भी अपने मोबाइल में व्हाट्सएप और इंस्टा की दुनिया में गुम हो गया। वक्त गुजरते गुजरते 9 बज गए कि दरवाजे पर उन दोनों को उठाने की गर्ज से दस्तक हुई। उठे हुए तो पहले ही थे, इस बात की निशानदही कमरा खुद लाइट से रोशन होकर कर रहा था, लिहाजा दस्तक दरवाज़ा खोलने की गर्ज से भी हुई थी। समीहा ने जल्दी से बेड सेट किया ताकि उन पर कोई शक न करे, और जल्द दरवाज़ा खोला। दरवाजे पर खाला ही मौजूद थी। अस्सलाम वालेकुम। समीहा ने अदब से सलाम किया और दुपट्टा सेट पर लिया। वालेकुम सलाम। उन्होंने मोहब्बत से उसे गले लगा लिया। बदतमीज़ से मेरी बहू को भी सुबह सुबह उठा दिया। उन्होंने सुहेब की खबर लेनी चाहिए। वो ज़ेरे-लब मुस्कुरा दी। क्या बताती कि सुबह सुबह उसने उसे उठाया था? खाला ने अंदर जाते ही उसके कान खींचे। कब से तंग कर रहे हो मेरी बहू को? या अल्लाह मुझ मासूम को बचा ले। उसने भरपूर ड्रामाई अंदाज कायम रखा कि उसके कान पर खाला की खिंचाई सख्त हो गई। मैंने कोई तंग नहीं किया आपके बहू को, उसने कराहते हुए अपनी सफाई पेश की। छोड़ दे खाला। उसकी दर्द भरी आवाज़ सुनकर उसने नरम लहजे में खाला से दरख्वास्त की, और उन्होंने मुस्कुराते हुए उसके कान छोड़ दिए। खुश रहो मेरे बच्चों, दुआ देते हुए उनके कमरे से चली गई, जबकि वो अपना कान सुलहा रहा था। बहुत अच्छा हुआ, उसने भरपूर मजा लिया। तुम्हें तो, उसने कहा ही था, तब तक वो फरार हो चुकी थी। छोड़ूंगा नहीं, उसने बुलंद आवाज़ से अपना जुमला और अपनी धमकी मुकम्मल की। वो नाश्ता बनाने की नीयत से शमाइम के साथ किचन में मसरूफ़ हो गई, और काफ़ी घुल मिल भी गई थी कि उनकी गपशप में ही नाश्ता तैयार हो गया। दोनों ने मिलकर नाश्ता भी सजा दिया कि शमाइम के पापा भी नाश्ते पर मौजूद हुए। उसने कल रात से अब तक उन्हें नहीं देखा था, लेकिन शमाइम की मामा ने समीहा का तारुफ उन्हें दे दिया था। उन्होंने मोहब्बत से समीहा के सर पर हाथ रखा और दुआएं दी। मैं भाई को बुला लाती हूँ। शमाइम ने ऊपर जाना चाहा कि उसके पापा ने रोका। तुम रुको, और बेटा तुम बुला कर लाओ। उन्होंने शोहर बीवी के रिश्ते से अक्लमंदी की बात की। जी, उसे कभी बाप का प्यार नहीं मिला था, लिहाजा जो मिल रहा था वो खोना नहीं चाहती थी। वो जल्द ऊपर की जानी पड़ रही थी कि मोबाइल में ही वो गुम था। चलो नाश्ते पर। उसने मोबाइल उसके हाथ से झटके से लिया और कमर पर एक हाथ टिकाकर अदा से कहा। पल भर के लिए हैरान भी हो गया था, उसके साथ हुआ क्या है। मोबाइल दो वापस, उसने गुस्से से कहा। क्यों, ऐसा क्या है इसमें? उसने मशकूक अंदाज में पूछा। है कुछ पर्सनल। उसने उसके हाथ से मोबाइल छीनना चाहा था कि उसने अपना हाथ पीछे कर लिया और वो खाली हाथ रह गया। फिर तो मैं तुम्हें नहीं दूंगी, उसने शरारत से कहा। मैं तुमसे छीन लूँगा। उसे उसकी शरारत एक आंख ना भाई थी। अच्छा ठीक है, गुस्से से लाल क्यों हो रहे हो? ये लो। उसने खामोशी से हार मान ली, और उसकी ये अदा उसके रूह तक को अंदर तक सुलगा गई। दोनों एक साथ नीचे उतर आए थे। शमाइम के पापा ने दोनों को दवाएं दी। 12 घंटे हो गए हैं, क्या वो पकड़ा जा चुका होगा? और मामा, उसने बमुश्किल वही सवाल पूछा जो सुबह से उसे सता रहा था और ज़बरदस्ती मुस्कुराने और शरारत करने पर मजबूर कर रहा था। पकड़ा नहीं गया, हाँ, लेकिन हाँ, तुम्हारी मामा महफूज है। उसने दिल क्या था गहराइयों में उतर जाने वाली तसल्ली दी। या अल्लाह तेरा शुक्र। एक गहरा सांस उसने फिजा के सुपुर्द किया। उसने मुस्कुराते हुए उसका चेहरे का जायज़ा लिया। एक बात तो बताओ साहेब, तुम्हें बड़ी खबर होती है शहर की। वो कैसे? उसके पास बैठते हुए मशकूक अंदाज में पूछा। वो ऐसे कि मैंने कॉलेज छोड़ा था, दोस्त नहीं। उसका इशारा अपने कॉलेज के दोस्तों की तरफ था। इसका मतलब तुम्हें शहर में खासी दिलचस्पी है। उसने बात का रुख मोड़ा। हाँ ना, अपनी दुल्हन भी शहर से लाऊंगा। उसने शर्माते हुए अपने दिल की बात बता दी।
कोई पागल ही होगी जो तुम्हारे लिए अपना शहर छोड़कर तुम्हारे साथ गांव में रहने आएगी, उसने भरपूर कहका लगाने के अंदाज में कहा। जब तुम शहर छोड़कर इस जंगल में आ सकती हो तो मेरी दुल्हन मेरे गांव में क्यों नहीं आ सकती? उसने तंज किया। ये बात भी है। उसे लगा उसने बात गलत कही थी, लेकिन कुछ सेकंड में उसे तंजन समझ भी आ गया था। तुम मुझे इनडायरेक्टली पागल कह रहे हो? उसने पास पड़ी किताब को हवा में लहराते हुए कहा, जैसे अब ये किताब उसके सर पर होगी। ऐन इसी वक्त शमाइम भी आई और उसने ये मंजर देख लिया। भाभी ये ले, इससे मार दें। उसने पास पड़ा हुआ बांस समीहा की तरफ बढ़ाया। वो झेंप सी गई और जल्द किताब वापस रख दी। तुम पिटोगी मुझसे? सहीब शमाइम से मुखातिब हुआ। अभी तो आप पिटेंगे भाभी से। वो तंज करते ही वही रफ्तार के साथ बुलंद आवाज़ से भाभी मामा बुला रही हैं कहते ही चली गई और सबने सारी नज़र समीहा पर डाली। घूरो मत। उसने कोई असर नहीं लिया और बुलावर पर हाजिरी देने चली गई। बेटा आज शमाइम की मायूं है। मैं चाहती हूँ तुम इस तकरीब में उसकी भाभी बनकर ज़रूर शामिल हो। उन्होंने खुले दिल से उसे दावत दी। जी ज़रूर। उसने एहतरामन दावत कबूल की। उसकी दोस्तें भी आने वाली हैं शॉपिंग के लिए, तुम भी साथ चली जाना बेटा, उन्होंने मोहब्बत से कहा। उनकी ये बात वो कबूल नहीं कर सकती थी। इतनी मुश्किल से तो यहाँ महफूज जगह आई थी। एक काम करें, खाला शमाइम को भेज दें, उसकी दोस्तों के साथ वो मेरे लिए शॉपिंग कर लेगी और यहाँ के काम मैं संभाल लूँगी। वैसे भी मेरा क्या है काम उसके दोस्तों के दरमियान। उसकी बात उनके दिल को छू गई थी। जैसा तुम्हें ठीक लगे बेटा। उन्होंने उसका चेहरा अपने हाथ के प्याले में लिया। शाम 6 बजे मायूं की तकरीब शुरू होनी थी। वो सारे काम निपटाकर 5 बजे तैयार होने के घर से कमरे में गई थी। साथ ही साथ मायूं का ड्रेस भी अपने कमरे में ले गई जो शमाइम उसके लिए लाई थी। वो बिल्कुल किताबी कीड़ा बना बैठा था। अभी भी कोई किताब उसके हाथ में थी। थोड़ी देर के लिए कमरे से बाहर चले जाओ, मुझे तैयार होना है, उसने धीमा लहजा इस्तेमाल किया। पहले तो उसने घूर कर उसे देखा कि इसी वक्त उसने नज़रें फेर ली। नहीं जा रहा, उसने उसकी नज़र फेर लेने पर चिढ़कर कहा। किस खुशी में? वो कमर पर हाथ टिकाकर उसकी खबर लेने वाले अंदाज में पूछने लगी। मेरे हीरो हीरोइन की शादी होने वाली है, इस खुशी में, उसने किताब में नज़रें गड़ाते हुए कहा। चले जाओ ना, आपकी बार उसने मासूमियत से कहा। चला जाता हूँ, लेकिन आधे घंटे बाद आ जाऊँगा, वो भी बिना नॉक किए। उसने घूर कर उसकी बात मानने के साथ साथ उसे धमकी भी दी। हाँ ठीक है। अभी उसे जानने देना ज़रूरी था। वो चला गया तो उसने सुकून की सांस ली और खुद को नॉर्मल करके तैयार करना शुरू किया। ठीक आधे घंटे बाद वो कमरे में अपनी धमकी पूरी करता नॉक किए बगैर दाखिल हुआ। वो मुकम्मल तैयार थी, बस ज्वेलरी पहन रही थी। पीले रंग की फ्रॉक जिस पर सिल्वर रिंग की नफीस कढ़ाई थी, उसमें मलबूस वो गज़ब ढा रही थी। उस पर नज़र डालते ही दिल ने बगावत की इंतहा करनी चाहिए कि खुद पर काबू पाकर सोफे पर आ बैठा, लेकिन नज़रें उसी पर ही जमा रखी थी। उसकी नज़रें खुद पर महसूस करते हुए उसकी तरफ मुड़ी। ऐसे क्या देख रहे हो? कुछ नहीं। अब कहीं जाकर उस पर से नज़रें हटाई थी उसने। लिपस्टिक अच्छी नहीं लग रही है क्या? उसे कब से यही अंदेशा हो रहा था। लिहाजा उसे हल्का करने की गर्ज से उसने अपना हाथ टिश्यू बॉक्स की तरफ बढ़ाया। नहीं, बिल्कुल ठीक है, रौबदार आवाज़ में उसे उसने मना कर दिया। ओके। वो इस वक्त उसकी आवाज़ से डर गई थी। मैं नीचे जा रही हूँ, उसने बताना ज़रूरी समझा। उसने किताब थाम ली। 6 बज चुके थे। तकरीब भी शुरू कर दी गई थी। औरतों के अलावा कोई नहीं था कि सफ़ेद शलवार कमीज़ पर इंतहाई गहरा जामनी रंग की वॉस्किट पहने, बाल संवारे, कैमरा हाथ में लिए उतर आया। शमाइम की दोस्तों ने शोर मचा दिया था। यहाँ आपका काम नहीं है, शमाइम की सबसे प्यारी दोस्त रुबाब ने सबसे पहले कहा। मेरा नहीं, मगर फोटोग्राफर का काम ज़रूर है। इसने बिल्कुल दिल को छू जाने वाली अदा का इस्तेमाल किया कि शमाइम की मामा आ मौजूद हुई। आने दो मेरे बच्चे को, कि वो भौवें उचकाता हुआ उसे चिढ़ाकर गया। रस्म भी शुरू कर दी गई थी। 2-3 लोगों के बाद शमाइम की मामा ने समीहा को रस्म करने के लिए आवाज़ दी और उनकी बात का एहतराम करते हुए वो जल्द रस्म करने आ गई। आज तक वो कभी मायूं नहीं बैठी थी, इसलिए रस्म करने के लिए उसे बुलाया गया, जैसे शमाइम की बड़ी बहन हो जो शादीशुदा है। मुस्कुराकर उसने रस्म की और वो उसकी मुस्कुराहट पर अपना सब कुछ उसके नाम कर चुका था। वो रस्म करके मेहमानों के पास पीछे की तरफ खड़ी हो गई कि उसे शरारत सूझी। शमाइम की सारी दोस्तों से उसकी अच्छी दोस्ती हो गई थी। रुबाब को गुमसुम खड़ा देखकर उसने अपने दोनों हाथ हल्दी में डुबाकर उसकी तरफ बढ़ाए थे। उससे बचने के लिए पीछे हुई, लेकिन वो और ज़्यादा करीब आती जा रही थी। अब उसने डरना शुरू किया। अभी भी उसके पीछे दौड़ती हुई आने लगी। रुबाब सहेब के पास से गुजरी, लेकिन समीहा कारपेट मुड़ने की वजह से उसकी हील्स में उसमें अटक गई और हल्दी वाले हाथ उसके साथ गिरने वाले हाथों के साथ भी गिरने वाले के अंदाज में वो सहेब की बाहों में आई और उसके दोनों हाथ सहेब के सीने पर लगकर उसके कपड़ों पर हल्दी लगा गए और सहेब ने उसे अभी भी थामा हुआ था कि सबने हुटिंग की। वो जल्द खुद को संभाल कर खड़ी हुई। तुम ठीक हो? सहेब ने इखलाकन पूछा। हाँ, पर सॉरी, उसने शर्मिंदगी से कहा। क्यों सॉरी? क्यों?
वो हैरान हुआ था क्योंकि वो बेखबर था उसके कपड़ों पर हल्दी लग गई। वो तुम्हारे कपड़े खराब हो गए। समीहा ने उसके कपड़ों की तरफ इशारा किया। उसने जल्द अपने कपड़ों की तरफ देखा और ज़ेरेला मुस्कुरा उठा। मैं आता हूँ चेंज करके। उसने समीहा को ऐसा बताया जैसे वो सच में उसकी बीवी हो। अब आने की ज़रूरत नहीं, बस अब हम खाना खाने वाले हैं। पीछे से रबाब ने इसे छेड़ा। चेंज भी ना करूँ? उसने भुएं उचकाई। हाँ बेटा, जाओ कपड़े बदल आओ। शमाइम की मामा ने उसे चेंजल जाने के लिए कहा और वो अपना कैमरा अपने साथ लिए ऊपर अपने कमरे की जाने पड़ गया। आधा घंटा गुजर गया था लेकिन वो अभी तक चेंज करके नहीं आया था। समीहा को फिक्र हुई। उसने अपने कदम ऊपर की जानिब अपने कमरे की तरफ बढ़ा दी। उससे ये गलती हुई कि वह नॉक किए बगैर अंदर दाखिल हो गई। देखा तो वो शर्ट पहन चुका था मगर बटन लगाना बाकी थे। शीशे में खड़ा था कि दोनों की नज़रें शीशे में से ही मिली। सॉरी। समीहा ने जल्दी से नज़रें हटाई। उसने भी जल्द बटन बंद किए। क्या हुआ? वो उसकी तरफ मुड़ा। बस यूं ही तुम्हें देखने आई थी। वो अनजाने में बहुत कुछ कह गई थी। खैरियत? वो मुस्कुरा उठा। उसे मुस्कुराता देख उसे अपनी बात का मतलब समझ आया। मेरा मतलब खाला बुला रही हैं। उसने जल्द बात बदली। पक्की बात है ना? आज न जाने उस पर कौन सा खुमार सवार था। हाँ, वो नज़रें नहीं मिला पा रही थी और उसकी ये अदा और हया उसके दिल को दीवाना कर रही थी। चलो फिर। इससे पहले वो और घबराती उसे मज़ीद छेड़ना मुनासिब ना समझा और दोनों एक साथ उतर आए। खाना खाकर सुहेब जल्द अपने कमरे में चला गया जबकि समीहा सारे काम निपटाने में मसरूफ़ हो गई। सारे काम निपटाकर और मेहमानों को रुखसत करके जब अपने कमरे में आई तो वो बेखबर गहरी नींद में बेड पर पड़ा सो रहा था। शायद आज कुछ ज़्यादा ही थक गया था या फिर कल की नींद पूरी नहीं हुई थी। उसे सोता देखकर मुस्कुरा उठी और ठीक से उसे कंबल उड़ा दिया और ख़ुद सोफे पर लाइट्स ऑफ करके लेट गई। जल्द ही वो भी नींद के आगोश में आ गई। लेकिन एक खिड़की खुली हुई थी जो सहन की तरफ थी और चूंकि दिसंबर का महीना था और बारिशों का सिलसिला भी जारी था लिहाजा ठंडी हवा के झोंके अंदर आ रहे थे। खिड़की जिस रुख पर थी वो बेड की तरफ था, लिहाजा हवा के झोंके इस बेखबरे को जगाने पर तुले थे और ये झोंके उसे जगाने में कुछ हद तक कामयाब भी हो चुके थे। उठते ही उसने समीहा को देखा तो वो उसी सोफे पर सो रही थी जिस पर कल रात वो सोया था। उसने सुकून का सांस लिया और सबसे पहले उठकर खिड़की बंद की जिससे ठंडी हवाएं अंदर आ रही थी और उसने अपना कंबल उस पर डाल दिया और नींद में ही उसने अपना वो कंबल कबूल कर लिया तो वो मुस्कुरा उठा और वापस बेड पर जाकर लेट गया और जल्दी उसे भी नींद ने आ घेरा। सुबह फजर से पहले उसकी आंख खुल गई थी। खुद पर कंबल देखकर उसे हैरानी हुई लेकिन उस बेखबरे को सुकड़ता हुआ सोता देख शर्मिंदगी भी हुई। जल्द उस पर कंबल डालकर वज़ू की नीयत से चली गई। वज़ू करके आई तो कंबल में चुप चुका था। उसने दुपट्टा ठीक से बांधा और तस्बीह हाथ में ली और जिक्र में मसरूफ़ हो गई। थोड़ी देर में अजान की आवाज़ें आने लगी और फिर उसे उठाना भी था। सोच लिया था कि अब अगर एक आवाज़ पर नहीं उठा तो कल वाले तरीके से उठाऊंगी। सबसे पहले उसने कंबल उठाया और आवाज़ दी, सुहेब। हाँ, उसने नींद में ही जवाब दिया। उठो, अजानें होने वाली हैं। उसका जवाब सुनते ही वो जल्द उठ गया। आखिर सोया भी तो जल्दी था। उसे उठता देख उसने सुकून का सांस लिया, वरना फिर पानी का सहारा लेना पड़ता और कल तो बच गई थी, पता नहीं आज बचती कि नहीं। वो नमाज पढ़कर आया तो अपने कानों में बालियाँ डाल रही थी। सुहेब सुनो, उसने जल्द उसे मुखातिब किया। हाँ कहो। वो सुकून से सोफे पर बैठ गया। मैं कब तक घर जाऊंगी? क्या अभी तक वो डॉन पकड़ा नहीं गया? और मेरी मामा कैसी हैं? उसने सवालों की लाइन लगा दी लेकिन परेशानी झलक रही थी। अभी वो डॉन पकड़ा नहीं गया और जब पकड़ा जाएगा तुम चली जाना अपने घर और तुम्हारी मामा ठीक है। उसने साफ झूठ कहा था। सच सिर्फ इतना था कि उसकी मामा ठीक है और झूठ ये था कि डॉन पकड़ा नहीं गया। दरअसल वो समीहा की जुदाई नहीं चाहता था जबकि मुश्किल से सिर्फ उसने 2 ही दिन उसके साथ गुजारे थे लेकिन दिल की बगावत हावी हो गई और वो नहीं चाहता था कि समीहा उससे दूर हो जाए। मुझे मामा की याद आती है। मैं कभी उनसे इतनी दूर नहीं रही। उसकी आंखों में आंसुओं ने बसेरा किया। समीहा तुम जल्द मिल पाओगे अपनी मामा से। उससे देखे नहीं गए थे उसके आंसू। हाँ ज़रूर इंशाल्लाह, उसने पूरे इत्मीनान से कहा। अच्छा सुनो, मैं गांव जा रहा हूँ, दोपहर तक आ जाऊँगा। क्यों? वो परेशान हुई। घबराओ मत, यहाँ सब तुम्हारा ख्याल रखेंगे, उसने तसल्ली दी। एक बात बताओ सुहेब, तुम 2 दिन से यहाँ पर हो, तुम्हारे काम का क्या होगा? उसे दूसरी परेशानी ने आन घेरा। फिक्र मत करो, मुझे सारी खबरें मिलती रहती हैं और मैं गाइड भी करता रहता हूँ, उसने फ़ख्र से बताया। तो वो उसके जवाब पर मुस्कुरा उठी और उसकी मुस्कुराहट उसके दिल को छू गई थी। कहीं ना कहीं उसे भी सुहेब के लिए जज्बात और एहसासात ने आन घेरा था मगर वो उसकी तरह खुदगर्ज नहीं हुई थी। वो जा चुका था और अब वो उसे शिद्दत से याद आ रहा था। अस्सलाम वालेकुम बाबा साईं। वो उनसे बगलगीर हो गया। वालेकुम सलाम, कैसा है मेरा बेटा? वो भी उसे देखकर खुश हुए थे। मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह के ख़ास करम से हूँ, उसने खुशी से अपना हाल अहवाल बताया। बहुत खुश लग रहे हो। उन्होंने उसके गाल पर अपना दाहिना हाथ रखा। हाँ बिल्कुल सही पहचाना। उसने उनके हाथ पर अपना हाथ रखा। तो बताओ। वो उसकी कहानी सुनने के लिए बैठ गए। बाबा साईं मुझे मोहब्बत हो गई है, वो खुशी से चिल्लाया। आहिस्ता बेटा आहिस्ता, पड़ोसियों की तकलीफ़ ना हो तुम्हारी आवाज़ से। उन्होंने उसे एक और अच्छी बात बताई। बाबा साईं मैं आपको बता ही नहीं सकता मैं कितना खुश हूँ। इतना इतना कि बस मत पूछें। वो बिल्कुल उनके पास घुटनों के बल बैठ गए और
अपने हाथ उनके घुटनों पर रखे। कौन है वो? उन्होंने उसकी आंखों में झांका। मेरे साथ पढ़ती थी, फिर अभी एक मसले में फंस गई है। मेरे साथ खाला के पास रह रही है, उस जंगल के पीछे आबादी में। उसने आबादी वाला इलाका याद दिलाया। एक जवान लड़की यूं ही तेरे साथ नहीं रह सकती। उन्होंने उसकी चौड़ी पकड़ी। हाँ बाबा, सही मैं नहीं चाहता कि वो वापस जाए। वो उदास भी हुआ, शर्मिंदा भी। और वो? उन्होंने उसकी शर्मिंदगी महसूस की। वो जाना चाहती है। वो मज़ीद उदास हुआ। तो जाने दो बेटा, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। पर बाबा साईं, मैंने अल्लाह से मांगा था, मैं क्यों उसे जाने दूँ? वो बिल्कुल बच्चों की तरह बोला। बेटा, अगर वो वाकई तेरी ज़िंदगी में रब की अता है तो ज़रूर तेरे नसीब में उसे शामिल करेगा। बाबा साईं ने बड़े बराबर से तस्बीह उठाते हुए कहा। तो क्या मैं उसे जाने दूँ? उसने मज़ीद उदासी ज़ाहिर की, लेकिन बाबा साईं की बात रूह में उतर गई थी। छोड़कर आ, महबूब की खुशी में ही मोहब्बत की खुशी होती है। वो मुस्कुराए थे। ठीक है। उसने भी फीकी सी मुस्कुराहट अपने चेहरे पर सजा ली। वो दोपहर में ही आ गया था। वो कमरे में मौजूद थी। चलो, उसने उसे देखकर कहा। कहाँ? वो समझ न पाई। तुम्हारे घर। उसने उससे नज़रें फेर ली। क्या सच में? वो खुशी से चहक उठे। मगर शमाइम की शादी, उसे जल्दी घर के अफराद का ख्याल आया। मैंने उन्हें बता दिया, हम रात में आ जाएंगे और तुम्हें आना होगा। शमाइम की शादी लाजमी अटेंड करनी है, उसने हुक्म देने वाले अंदाज में कहा। ठीक है। वो राज़ी हो गई थी। दोनों के बीच गहरी खामोशी थी। तुम गांव किस काम से गए थे? उसने खामोशी तोड़ी। था एक काम, उसने मुख्तसर जवाब दिया। कैसा काम? उसने जानना चाहा। हर बात तो नहीं बता सकता ना, उसने समझदारी जाहिर की। ये भी सही है कि थोड़ी ही देर ड्राइव के बाद घर आ गया। वो जल्द उतरती हुई अंदर चली गई। मामा, वो कहती हुई अपनी मामा से लिपट चुकी थी और सास हिचकियों के साथ रो रही थी। बस मेरी जान, उन्होंने उसे तसल्ली दी। उसने और फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया। तभी वो अंदर आया और ये मंजर देखकर उसे अपनी खुदगर्जी से नफरत हो रही थी। वो भी तो अपनी माँ के बिना पल कर बड़ा हुआ था, फिर कैसे उसको उसकी माँ से दूर करने का सोच लिया। ये मोहब्बत तो नहीं थी, क्योंकि महबूब को तकलीफ देना मोहब्बत नहीं होती। वो इन्हीं सोचों में गुम था कि समीहा की मामा ने अपनी बेटी को खुद से अलग करके इसे मुखातिब किया। इधर आओ बेटा। जी। वो पहले बुरी तरह चौंक गया, फिर जल्द उनके करीब आ खड़ा हुआ। उन्होंने मोहब्बत से उसका माथा चूम लिया। आपकी बार से अपनी खुदगर्जी से घिन आई थी। जिस माँ की मोहब्बत से महरूम रहा, आज उसे मिल रही थी। उसकी आंखें नम हुई। क्या हुआ बेटा, इसने तुम्हें सताया है? वो उसकी आंखों में नमी देखकर उन्होंने समीहा की तरफ इशारा करके पूछा। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हो, बस आज महसूस हुआ है माँ क्या होती है। मुस्कुरा दिया। अच्छा समीहा बेटा, तुम अंदर जाओ, कुछ खाने पीने के लिए लेकर आओ। उन्होंने समीहा को हुक्म दिया। वो भी पूरा करने चली गई। बेटा तुम बैठो, तुमसे ज़रूरी बात करनी है। उन्होंने उसे सोफे पर बैठने का इशारा किया। जी कहिए। उसने एहतरामन जवाब दिया। देखो बेटा, मैं तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती नहीं करूँगी, जो तुम्हें सही लगे वही करना। उनकी बात तो समझ ना पाया कि फिर उन्होंने कहना शुरू किया। बेटा, समीहा ने 2 रातें तुम्हारे पास ये तुम्हारे साथ गुजारी हैं। भले तुम दोनों के बीच पर्दा रहा हो, लेकिन ये माशरा इस बात को कबूल नहीं करेगा। और एक और दर्दनाक बात यह है कि सब सिर्फ एक लड़की को ही भुगतना होता है। मैं चाहती हूँ कि तुम उसे हमेशा अपने पास रखो। उसे अपना लो बेटा। मेरी बेटी ना ही बदजुबान है और ना ही बेढंगी। उसे आज ही निकाह करके दोबारा अपने साथ ले जाओ। उन्होंने तो उसके दिल की बात कह दी थी और उसका बस न चलता कि सजदाए शुक्र बजा लाता और बाबा साईं को भी भेज लेता। मगर समीहा क्या वो मान जाएगी? उसने अपनी खुशी पर काबू पाते एक फ़िक्र जाहिर की। उसकी फ़िक्र मत करो, मेरी नाफरमान औलाद नहीं है। बस तुम अपना फैसला सुनाओ बेटा। और उनकी बातें उसकी रूह तक और सुलगा गई। फिर इनकार कैसे करता? ठीक है मामा, आज ही समीहा से निकाह करूँगा। उसने मोहब्बत से उनके हाथ थामे, जैसे वो सच में उसकी माँ हो। जीते रहो बेटा, तुम काजी और गवाहान का इंतजाम करो, तब तक मैं समीहा से बात करती हूँ। उन्होंने मोहब्बत से उसके सर पर हाथ फेरा और उसी वक्त समीहा भी ट्रे सजा लाई। उसने एक मोहब्बत भरी निगाह उस पर डाली, लेकिन वो महसूस ना कर सकी। सुहेब और अपनी मामा का प्यार देखकर उसे झटका लगा कि सुहेब उसकी मामा को आंखों के इशारे से बताकर उठकर चला गया। ये कहाँ चला गया? उसने अपनी मामा से पूछा। इसको छोड़ो और मेरी बात सुनो। उन्होंने उसे अपने पास बिठा लिया। अगर मैं तुझे ब्याह दूँ तो? उन्होंने अपनी फरमाबरदार औलाद का इम्तहान लेना चाहा। तो मामा आपकी मर्जी। उसने अतात जाहिर की। बस फिर थोड़ी देर में तेरा निकाह है, अपना होलिया दुरुस्त कर ले। उन्होंने इसे हुक्म दिया और वह फरमाबरदार बिना चूँ चढ़ा के उनकी अतात करने चली गई। ये भी नहीं जानते थे कि किसकी मनगोहा बनने जा रही है। और थोड़ी देर बाद सुहेब आ गया। सुहेब को वहीं बिठाकर दूसरे कमरे में समीहा को लेने चली गई। एक लंबी सी लाल रंग की चादर उन्होंने उसे उड़ा दी और ऊपर से लाल रंग की चीज़ ही उसके सर पर डाल दी। जल्द वो काजी साहब को समीहा के पास ले गई। समीहा बिनते अकबर खालिद, आपको सुहेब हमदानी के साथ निकाह महर हवेली बिनाम सुहेब हमदानी कबूल है। काजी ने पहली मर्तबा निकाह के पाकीज़ा कलमात अता किए। पल भर के लिए उस पर सनसनाहट ने कब्जा कर लिया। किसके मामा ने उसके सर पर हाथ रखा। उनको महसूस करते उसने कपकपाते लबों से उसे कबूल किया। जी कबूल है। आपको कबूल है?
दूसरी मर्तबा पूछा गया। उसने अपने दोनों हाथ आपस में जकड़ लिए। जी कबूल है। आपको कबूल है? आखिरी दफ़ा पूछा गया। जी। आपकी बार वो अटकी थी कि उसकी माँ ने उसे अपने सीने से लगा लिया। कबूल है। काजी सुहेब के पास आ गया। सुहेब हमदानी, आपको समीहा बिनते अकबर खालिद अपने निकाह में कबूल है? पहली दफ़ा उसके सामने कलमात दोहराए गए थे। उसने रब से की हुई दुआ को दिल में बसाया। कबूल है। आपको कबूल है? दूसरी दफ़ा पूछा गया। उसने अपनी मोहब्बत को पाक किया। कबूल है। आपको कबूल है? आखिरी दफ़ा पूछा गया और अब की बार समीहा उसके नाम हो गई थी। उसने शिद्दत से अपने माँ बाप को याद किया था माँ को याद किया था और बाप तो इस काबिल ही ना था। कबूल है। काजी ने दुआ के लिए हाथ उठाए। उसने शिद्दत से अल्लाह को याद किया और अपनी नई ज़िंदगी की खुशियाँ मांगी थी। सब ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी और दुआएं देकर रुखसत हुए। समीहा और उसकी माँ अभी तक कमरे से बाहर नहीं आई थी कि थोड़ी देर में समीहा की मामा बाहर निकल आई। मामा, मैं समीहा से कुछ बात करना चाहता हूँ। एहतराम के साथ उसने इजाज़त चाहिए थी। बेटा, वो तुम्हारी है, तुम्हें मेरी इजाज़त की ज़रूरत नहीं है, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा और उनके अल्फाज उसके दिल में उतर गए थे कि वो तुम्हारी है। कमरे में दाखिल हुआ तो वो शीशे के पास खड़ी बाल बना रही थी। बेड पर चादर और चीज़ी पड़ी थी जो उसकी माँ ने उसे निकाह के वक्त पहनाई और पिछले रंग की लॉन्ग शर्ट में उसका दिल बेकाबू कर रही थी। दोनों की नज़रें मिल चुकी थी कि समीहा ने नज़रें चुराई और शीशे की तरफ से अपना रुख मोड़कर उसकी तरफ किया। दोनों के बीच खामोशी के पहरेदार खड़े थे कि उसने उन पहरेदार को मोड़ के हाथ उतारना था। वो एक ही पल में उसके पास आया और उसे गले से लगा लिया। वो अंदर तक काँप उठी। मैं तुम्हें बता नहीं सकता मैं कितना खुश हूँ समीहा। मुझे तुमसे मोहब्बत है, शदीद मोहब्बत, बेइंतहा मोहब्बत। और मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ मैं तुम्हारी ज़िंदगी अपनी मोहब्बत से भर दूँगा और तुम्हें कोई दुख तकलीफ़ छूकर भी नहीं गुजरेगा। वो दीवाना वालों से खुद से अलग किए बिना बोल रहा था और वो उसे अपने रूम में महसूस कर पा रही थी। सुहेब, मुझे तुम्हारी मोहब्बत कबूल है, लेकिन प्लीज़ मुझे छोड़ो भी। वो कसमसा रही थी। वो जल्दी उससे अलग हुआ और उसके गाल देखे जो सुर्ख हो रहे थे। हम थोड़ी देर में निकल रहे हैं। इसका मतलब था कि रुखसती भी साथ ही थी। लेकिन हम कहाँ जा रहे हैं और तुम्हारे पापा, क्या वो मान जाएंगे? शादी को क्या वो कबूल कर लेंगे मुझे? उसने बहुत से सवाल एक साथ किए। हम अभी खाला के पास ही जा रहे हैं। कल रात शुमाइम की बारात है और मैं अपने बाप की नहीं अपनी माँ की बहू लाया हूँ। आखिरी जवाब उसने कड़वे लहजे में दिया और वो खामोश हो गई। हम शुमाइम की शादी के बाद हवेली जाएंगे। तुम पापा की फिक्र मत करो और तुम्हारी मामा को भी वहीं बुला लेंगे। और वो यहाँ अकेली रहकर क्या करेंगी? उसने अपने दोनों हाथ उसके कंधे पर रखे तो उसने इस बात में सिर हिलाया। दोनों रवाना होने लगे तो माँ बेटी की आंखें नम हुई थी। सेब ने झुककर अपनी सास का प्यार चाहा। उन्होंने मोहब्बत से उसके सर पर हाथ रखा और ढेरों दुआएं दे डाली। बेटा, मेरी बेटी की कभी कोई गलती की इतनी बड़ी सज़ा मत देना कि उसके पास सारी ज़िंदगी पछतावा रह जाए। बस अपने पाकीज़ा रिश्ते को याद रखना और उसे माफ़ कर देना। उन्होंने धीमे लहजे में उसे एक खूबसूरत बात समझाई थी। फिक्र मत करें मामा, मैं जालिम नहीं हूँ। उसने अपने कॉलर खड़ी की और शरारती लहजा कायम किया तो वो भी मुस्कुरा उठी। और वैसे इन 2 दिन में ऐसा वक्त तो ज़रूर आया होगा इसने तुम्हें सताया हो। उन्होंने समीहा के कान खींचे तो वो करा उठी, जबकि उसकी चेहरे पर मुस्कुराहट ने कब्जा किया। वो कैसे भूल सकता था कि उसने पानी के ज़रिए उसे सुबह सुबह जगाया था। नहीं मामा, ऐसी कोई बात नहीं। उसने जल्द अपनी मुस्कुराहट छुपाई। तभी उन्होंने कानों को छुए तो फिर उन्होंने उसके कान छोड़ दिए। तौबा है मामा, आपको तो दामाद ही प्यारा हो गया है। उसने अपने कान सुलाए जो खींचने से लाल हो चुके थे। अच्छा मामा, इजाज़त। सुहेब ने इजाज़त चाही। हमेशा खुश रहो और साथ रहो। उन्होंने दुआओं के साथ उन्हें रुखसत किया। शाम का वक्त था और ख़ास तौर पर दिसंबर का महीना था और जब मोहब्बत साथ हो तो उन सब की बात ही कुछ और हो जाती है। बिलखसूस रिश्ता निकाह में बन चुका हो, मोहब्बत आपके नाम हो गई हो और बादल गवाही देने आसमान पर आए हों, साथ ही साथ दीवानगी को बढ़ा रही हो और पेड़ के पत्ते इसी हवा से साई साई करके दिल के पागल कर रहे हों। हम तो थे ही ना समझ, मगर वो तो दाना थे। सुहेब ने मिसरा कहा। खैरियत? उसे झटका लगा था। हाँ बिल्कुल। उसने अपना पागलपन जाहिर किया। मेरा मतलब तुम और शायरी? उसे जल्द मायने समझाया। हाँ, अपने गांव में महफिलें तक रखता हूँ। उसने फिर से काला खड़ा किया। अच्छा जी, इरशाद। उसने हाथ उठाकर आदाब कहा। किसी लम्हे अपना सब कुछ उसके नाम किया था। हम तो थे ही ना समझ, मगर वो तो दाना थे। कर ली हमने मोहब्बत, वो भला क्यों ना समझे। उसने अपने दिल की बात कह डाली। मोहब्बत की राही हो तो इतना जान लो, हम दिल का सौदा नहीं जान का सौदा करते हैं। समीहा ने भी शेर का टुकड़ा लगाया। इसका क्या मतलब था? उसने भुएं उचकाई। जो भी समझो। वो नजरें घुमा गई। रगों से लेकर रूह तक तेरा नाम है, अगर ना हो यकीन तो उनमें उतर कर देख लीजिए। उसने शेर मुकम्मल किया था कि उसने आंखें फाड़ कर उसे देखा। हार मानी? उसने जल्द उसकी बात देखकर बात बदली। कोई नहीं,
अपनी रगें और अपने रूह अपने पास ही रखो, मैं सल्तनत की शहजादी हूँ, गुलामी से मतलब है। उसने जल्द दोबारा टक्कर का शेड दिया था। ऐसा तो अपने दिल और दिमाग से निकाल दो कि मैं तुम्हारी गुलामी करूँगा। उसने कहका लगाया और वो उदास हो गई। उसे खामोश देखकर अपने कहके पर एतराज़ हुआ कि गाड़ी रोकी। वो किसी कॉफ़ी शॉप के पास थे। वेटर उनकी गाड़ी के पास आया। 2 कॉफ़ी ले आओ और 1 हार्ड कॉफ़ी बनाना, हो सके तो चीनी मत डालना, उसने ऑर्डर दिया। उसके ऑर्डर देने पर उसे उसके अबनॉर्मल होने का खदशा हुआ। पागल हो? उसने पूछ भी लिया। हाँ, मगर तुम्हारे लिए। उसने वापस से अपनी मोहब्बत का इज़हार किया। मेरा मतलब ऐसी कॉफ़ी कौन पीता है? उसने अपनी बात का मतलब समझाया। यार ठंड लग रही है ना इसलिए। उसने अपने बाजू सहलाया। जब उस दिन बारिश में भीग रहे थे तब तो तुम्हारी डिक्शनरी में ठंड का लफ्ज़ नहीं था। उसने उसकी खबर लेनी चाहिए। बड़ी तेज़ बीवी बनोगी तुम। उसने बीवी पर जोर दिया। हम अंदर क्यों नहीं जा रहे? उसने बात का रुख मोड़ा। क्योंकि जान, आप इस वक्त पर्दे में नहीं हो और मेरी मोहब्बत ये गवारा नहीं करती कि मेरे सिवा किसी और की नज़रें आप पर गर्दिश करें। उसने उसके आधे बाल जो कंधे पर गिरे हुए थे पीछे की तरफ खिसकाए। वो अंदर तक कांप उठी कि उसकी कलाई पर उसने अपना हाथ रखा। तुमने चूड़ियाँ क्यों नहीं पहनी? उसे उसकी खाली कलाइयाँ अच्छी नहीं लगी। क्योंकि मुझे पसंद नहीं। उसने साफ दिल से सच बोला। क्या कहा? वो हैरान हुआ था। वही जो तुमने सुना। उसने हाजिर जवाबी जाहिर की तो उसने का एक कहका बुलंद हुआ था। मतलब तुम वो पहली लड़की हो जिसे चूड़ियाँ नहीं पसंद? हाँ, नहीं पसंद। सबिहा ने इकरार किया। कितने में कॉफ़ी आ गई? वो दोनों कॉफ़ी पीकर रवाना हुए। दोनों रात तक किसी आबादी में पहुंच चुके थे। खाना खाकर सोने की नीयत से दोनों अपने कमरे में आए। सहीब उछलता हुआ बेड के बीच में लेट गया। ये क्या बदतमीज़ी है? सबिहा ने अपने दोनों हाथ कमर पर टिकाए। बदतमीज़ी नहीं, इशारा है कि आप सोफे पर सोएंगी। उसने अपने दोनों हाथ सर के नीचे रखे। सहीब, इतना बड़ा बेड है कि हम दोनों सुकून से सो जाएंगे। सबिहा ने सच्ची बात कही थी। मैं अकेला सोऊंगा यहाँ। सहीब ने भी अपनी ज़िद बरकरार रखी और लैंप ऑफ कर दिया। कुछ ही सेकंड बाद समीहा की चीखने की आवाज़ आई और वो जल्दी उठा, लैंप ऑन किया और उसके पास आया। शायद पैर मुड़ने की वजह से वो गिर गई थी, लेकिन जैसे ही उसके करीब आए उसे चकमा देती हुई बेड पर जा लेटी। बस फ़र्क सिर्फ इतना था कि उसने उसकी तरह बेड नहीं घेरा था। ये क्या बदतमीज़ी है? सहीब ने सवाल किया। बदतमीज़ी नहीं, इशारा है कि आप भी इसी बेड पर सो सकते हैं। उसने करवट लेते हुए उसके ही मिलते जुलते अंदाज में जवाब दिया था। मुस्कुराहट और खुद भी बेड पर लेट गया। वो आंखें बंद कर चुकी थी कि उसने उसके माथे पर लब रखे और बुरी तरह चौंक उठी, जबकि वो मुस्कुराकर अपनी आंखें बंद कर चुका था और साथ ही साथ नींद की वादियों में खो चुका था। अलबत्ता समीहा को ये पल बहुत भारी पड़ गया। बहुत मुश्किल से उसने दोबारा आंखें बंद की थी और नींद की बाहों में झूल गई। सुबह वो उससे पहले उठ गया था। उसे सोता देखकर उसने जगाना ज़रूरी ना समझा, क्योंकि वो खुद ही उठ जाती थी। वो नमाज की नीयत से मस्जिद के लिए निकल चुका था कि समीहा की आँख खुली और सहीब का ना पाकर उसे परेशानी ने आन घेरा। न जाने किस किस खौफ के घेरे में वो आ गई थी कि जल्द वज़ू करके उसने दुआ मांगी, मगर वो नहीं जानती थी कि वो कहाँ है। अज़ान शुरू हो चुकी थी और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। खुद को संभाल कर उसने नमाज़ पढ़ी और हिचकियों के साथ दुआ मांगी। जब भी वो अंदर दाखिल हुआ, उसने दरवाज़ा बंद ही किया था कि वो भागकर उसके गले लग गई और उसे खुद में भींच लिया। क्या हुआ समीहा? उसकी हिचकियाँ महसूस करते उसे खुद से अलग ना करते हुए उसने फिक्रमंदी से पूछा, लेकिन उसने कोई जवाब ना दिया। तो सहेब ने भी उसे सुकून लेने दिया। जब उसकी हिचकियाँ ख़त्म हुई तो वो उससे अलग हुई। तुम ठीक हो? उसने उससे सवाल पूछा। हाँ समीहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन तुम्हें क्या हुआ है? सहेब ने उसके नरम हाथों पर अपने हाथों की गिरफ्त मजबूत की। कहाँ चले गए थे? अब उसे उसका सारा डर और सारी फिक्र और परेशानी समझ आने लगी। अंदाज़ा भी है मुझे कैसे कैसे वहम आ रहे थे, या फिर मुझे नाम की बीवी। उसने इतना ही कहा था कि उसने उसके चलते लबों पर उंगली रख दी और वो वहीं खामोश हो गई। नमाज़ पढ़ने गया था, उसने उसके लब आज़ाद किए। बताकर भी तो जा सकते थे। वो रूठ गई। यार तुम सो रही थी। सोहेब ने हकीकत बताई तो उठा देते। वो हार नहीं मानना चाहती थी। अब क्या शादी की पहली सुबह ही अपने शौहर से लड़ोगी? सोहेब ने भौंच गई। नहीं, सूली पर चढ़ाऊंगी। वो बिल्कुल मानना नहीं चाहती थी। अच्छा सॉरी ना। उसने बलाखिर कान पकड़ लिए कि समीहा ने मुंह फेर लिया। सोच लो, अब की बार दूसरा तरीका अपनाऊंगा। सहेब ने उसे इशारा दिया। खबरदार। वो उसका इशारा समझते ही घबरा गई। अच्छा फिर कहो, माफ़ कर दिया? सहेब ने शर्त जाहिर की। हाँ, माफ़ किया। समीहा ने भी जल्द शर्त मान ली कि दरवाज़ा नॉक हुआ, जो उन्हें उठाने की गर्ज से था। आज शमाइम की शादी थी। घर के कामों में कामों में मसरूफ़ हो गए और वो काम की गर्ज से अपने गाँव चला गया था। मगरिब हो चुकी थी। वो सबिहा शीशे के सामने खड़ी बाल बना रही थी जब सुहेब ने उसे अपने हिसार में लिया। क्या कर रहे हो? उसकी रूह तक सुलग उठी थी। तभी सुहेब ने उसे अपने हिसार से आज़ाद किया और उसका रुख अपनी तरफ किया। ये लो। उसने उसके हाथों पर देखते हुए लाल रंग का जोड़ा रखा। ये क्या है? वो समझी नहीं थी। आज शमाइम की शादी में तुम ये जोड़ा पहनोगी। उसने जल्दी ही मफहूम समझा दिया। पर ये तो ब्राइडल ड्रेस है।
सबीहा ने जायज़ा लेते हुए उसकी तरफ देखकर कहा कि उसके हाथ से उसने ड्रेस लेकर साइड पर रखा और उसके दोनों हाथ अपने हाथों में ले लिए। समीहा, हमारा निकाह ऐसा होगा मैंने सोचा भी नहीं था। वो उसके पास पड़ रहा था। हर लड़की का ख्वाब होता है कि उसे सजाया जाए, उसके लिए उसकी शादी का दिन एक खूबसूरत तरीन दिन हो। वो उसके करीब आता जा रहा था, मगर मैं ऐसा ना कर सका क्योंकि मुझे मौका ही ना मिला। और अब जब मिल गया है तो उसे पूरा क्यों ना करूं? मैंने तुमसे कहा था ना, मैं तुम्हारी ज़िंदगी अपनी मोहब्बत से भर दूंगा। अब की बार वो उसकी सांसों तक के करीब आ चुका था। इससे पहले वो अपने होश खो बैठता, उसका फ़ोन बजा। वो एक ठंडी आवर्ते उससे दूर हुआ और सुहेब को दूर आते देख सबीहा ने अपनी सांसें बहाल की थी और तैयार होना शुरू हो गई। थोड़ी देर में ही वो दोबारा अंदर दाखिल हुआ। दहकता हुआ लाल रंग उसके दहकते हुए सफ़ेद रंग पर क़यामत बर्पा कर रहा था। एक खूबसूरत हार उसके गले में सजकर चमक रहा था। दोनों कान झुमके के शोर में कैद हो चुके थे। उसे देखकर उसने जल्दी अपना दुपट्टा उठाया, गले से लगा लिया। सुहेब ने उसका एक हाथ पकड़कर उसे अपनी जानिब खींचा। इससे पहले वो खुद को संभाल पाती, उसने अपने लब उसके माथे पर रख दिए। सबीहा का दिल ज़ोर से धड़क रहा था कि उसकी धड़कनें तक वो सुन पा रहा था, मगर उससे क्या, उसके साथ तो ये हालात रोज़ ही पेश आते थे और आते ही रहेंगे। बस उसके साथ तो ये सब लेकिन उसके साथ तो ये सब कुछ नया हो रहा था। और उसी लम्हे उसने उसके माथे पर बिंदिया सजाई। बहुत खूबसूरत लग रही है और साथ ही उसकी तारीफ़ भी की, लेकिन वो उससे दूर होना चाहती थी। वो पीछे होने की कोशिश करने लगी। तभी सुहेब ने उसे झटके से अपने करीब कर लिया। डर लगता है मुझसे? सुहेब ने शरारत से पूछा। हाँ, मगर आपसे नहीं, आपकी कुर्बत से। सबीहा बमुश्किल नज़रें मिला पाई थी कि वो उसके और करीब हुआ। आदत डाल लो रोज़ मुझे सहने की, क्योंकि आपके नसीब में ही मेरा नाम है। सुहेब ने उसके कान में सरगोशी की। तभी दरवाज़ा बजा और वो उससे दूर हुआ। दरवाज़ा उसी ने खोला जहाँ रुबाब खड़ी थी। भाभी तैयार हो गई हैं तो इन्हें भेजते, नीचे थोड़ा सा काम है। उसने कहा था कि पीछे से वो आ मौजूद हुई। हाँ चलो। वो उसके साथ ही बाहर निकल गई। शमाम का निकाह पढ़ाया गया था जब उन दोनों की आपस में नजरें मिली और उन दोनों को अपना टाइम याद आ गया। शमाम की रुखसती के वक्त सबकी आंखें नम थी। उसे रुखसत करके सुहेब अपने कमरे में जा चुका था और वो सब कुछ सिमटा रही थी। अपने कमरे में आई तो सुहेब तब तक सो चुका था। वो भी लाइट्स ऑफ करके उसके बराबर में आकर सो गई। रात देर से सोने की वजह से आज सुहेब उससे पहले ना उठ सका। तब भी वो वज़ू बनाकर आ चुकी थी और जिक्र में मशगूल हुई। थोड़ी देर में ही अजान की आवाज़ें आना शुरू हो गई थी। अब उसे जगाना था। वो उसके पास आ गई। सुहेब, उसने अपनी मीठी आवाज़ में उसे उठाना की कोशिश की लेकिन उस पर कोई असर ना हो। सुहेब उठो। उसने कंबल उठा दिया लेकिन वो अभी भी ना उठा। सुहेब उठो, अजानें होने वाली हैं। अभी इस पर कोई असर ना हुआ कि उसने पास रखे पानी के जग से थोड़ा सा पानी अपनी हथेलियों में कैद किया और उसका चेहरा भिगो दिया और हंसते हुए वहाँ से निकलना चाहा, लेकिन उसका हाथ सुहेब की गिरफ्त में आ चुका था। अगले लम्हे वो उसकी सांसें महसूस कर सकती थी। ये क्या बदतमीजी है? ऐसे उठाओगे अपने शोहर को? सुहेब का लहजा नरम था। नहीं, मेरा बस चले तो ठंडे पानी का पूरा जग उड़ेल दो। सबीहा ने शरारत से उसकी आंखों में देखते हुए कहा। और अगर शोहर सजा के तौर पर इतने करीब कर ले तो? सुहेब का इशारा उस वक्त उन दोनों की कुर्बत की तरफ था। वो मुस्कुरा गई। जबकि गाल सुर्ख होने शुरू हो गए थे तो उसने नजरें चुरा ली। तभी उसके कान के पास से एक लट रिहा होकर उसके माथे पर आई और सुहेब ने उसकी लट उसके माथे से हटाकर कान के पीछे की। तभी अजानें शुरू हुई। सुहेब ने उसे जल्द अपने हिसार से आज़ाद किया और नमाज की नीयत से मस्जिद की तरफ रवाना हो गया। अच्छा खाला, अब हम अपने घर जा रहे हैं। सुहेब ने इजाज़त चाहिए थी। जीते रहो बेटा, अल्लाह तुम दोनों को हमेशा खुश रखे। उन्होंने मोहब्बत से दोनों को दुआएं दी। वो दोनों गांव के लिए रवाना हुए। एक बात बताएं, आपने किस किस को बताया था हमारे आने का? सबीहा ने एहतरामन पूछा। आप मुझसे ही बात कर रही हैं ना? उसे झटका लगा था। जी आपसे ही, उसने मुस्कुराते हुए कहा। सबीहा इससे पहले कुछ बोल पाता कि वो उसकी बात काट कर बोल पड़ी। मामा ने कहा है कि उनके खड़ूस समाज से तमीज़ से बात किया करो। उसने खड़ूस पर जोर दिया। मैं खड़ूस हूँ? सुहेब ने बुरा मान लिया था। बहुत ज़्यादा, सबीहा ने शरारत से कहा। महंगा पड़ जाएगा तुम्हें एक खड़ूस। उसने फिर से इशारा दिया लेकिन वो समझ ना पाई। बताओ ना, उसने अपने सवाल का जवाब जानना चाहा। सबको पता है, सबीहा ने जवाब दे डाला। वैसे तुम्हारा गांव कैसा है? उसने अपना ख्याल जाहिर किया। 1970 वाले दौर में मत चली जाना, मेरा गांव बहुत एडवांस है। उसने सुहेब ने उसे जल्दी बताया था। थोड़ी देर में वो गांव पहुंच गए। तकरीबन सभी उनके इस्तकबाल के लिए मौजूद थे, लेकिन वो सीधा हवेली पहुंचा। उसके बाप को खबर मिल चुकी थी, लेकिन वो उससे समीहा के सामने बात नहीं करना चाहते थे। यह हमारा कमरा है। वो बड़े से आलीशान कमरे में उसे लेकर दाखिल हुआ। अपने बाजुओं के बीच उसे खुद में समेटकर उसने अपनी थोड़ी उसके कंधे पर टिकाई।
वो अलग बात है कि इसकी सेटिंग तुम्हें पसंद ना आई होगी, लिहाजा इसलिए जैसे चाहो वैसे सेट कर लेना। शोएब, आप इस हवेली को छोड़कर उस जंगल में गए थे? उसे झटका लगा था क्योंकि वो जिस हवेली में थे ऐसी हवेली सिर्फ फिल्मों में ही उसने देखी थी। हाँ, इसलिए कि तुमसे मिलना था। उसने उसके कान के पास सरगोशी की। अच्छा छोड़े मुझे। उसने जल्द अपनी सांसें बहाल करनी चाहिए। क्यों? शोएब को उसे छोड़ने का भी कोई इरादा न था। क्या मतलब क्यों? छोड़े मुझे। अब की बार उसे अपने हिसाब से आज़ाद कर दिया। वैसे आज रात गांव वालों ने एक पार्टी रखी है, तैयार हो जाना, मुझे कुछ काम है। शोएब, आपके पापा? उसने अपनी परेशानी जाहिर की। उनसे मिलने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं। शोएब ने बुरा सा मुंह बनाया। क्या हो गया है आपको? मिल आना, लेकिन ना ही मिलो तो बेहतर है। ये कहता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। नीचे उतरा हिदायत तो सामने बाप को खड़े पाया। किस सड़क छाप लड़की को तुम इस घर की बहू बना लाए हो? उन्होंने रौबदार आवाज़ में पूछा। बीवी है मेरी, वो भी चिल्ला उठा। और मैं? सामने से उसकी चचा की बेटी आती हुई मालूम हुई, जिसको उसका बाप बहू बनाना चाहता था। शोएब ने मुंह फेर लिया। तायाजान, आपने किस बात की सज़ा दी मुझे? आपने कहा था मेरी शादी शोएब से करवाएंगे। उसने रोना धोना शुरू कर दिया। 2 मिनट में फारिग करो उसे। उन्होंने अपनी भतीजी की साइड लेते हुए उस पर जोरावरी की। मैंने कहा ना, वो मेरी बीवी है और यह हवेली उसके महल में है, लिहाजा जिसको प्रॉब्लम है वो यहाँ से चला जाए। लेकिन खबरदार, जो किसी ने अपनी चालबाजियों का निशाना उसे बनाया। वो तेज़ आवाज़ में कहता वहाँ से निकल गया। कितना पागल इंसान है वो। इतनी खूबसूरत हवेली को और इतने खूबसूरत मनाजिर छोड़कर जंगल निकल जाता है। वो अभी भी उसके कमरे में खड़ी खिड़की में से आसमान देख रही थी कि दरवाज़ा बजा और खुद दरवाजे तक पहुंची। सलाम बीबी, आप क्यों आई? दरवाज़ा खोलने? मुझे अंदर से आवाज़ दे देती, मैं खुद आ जाती। सामने एक मुलाजमा खड़ी थी। वालेकुम सलाम। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं, वैसे बहुत शुक्रिया, उसने नरमी से कहा। अरे वाह बीबी जी, आप तो बिल्कुल साहब जी की तरह हैं, नरम दिल और रहम दिल। मुलाजमा उसके जवाब पर खुश हो गई थी। कौन साहब जी? वो समझ नहीं पाई थी। आपके खावंद। मुलाजमा ने उसे समझाया तो वो मुस्कुरा उठी। वो दरअसल बीबी जी, साहब जी का फ़ोन आया था, वो कह रहे थे आपको हवेली की सैर करा दूँ। मुलाजमा ने अपने आने का मकसद बयान किया। अच्छा चलो फिर। वो भी तैयार हो गई। वो पूरी हवेली घूम रही थी कि सेब की चाचा की बेटी उससे टकराई थी। आई एम सॉरी, समीहा ने माजरत की। देखकर नहीं चल सकती, वो भड़क उठी थी, लेकिन वो खामोश रही। तो तुम हो सुहेब की वाइफ? उसने उसका जायज़ा लिया, लेकिन वो अभी भी खामोश रही। सुहेब मेरा मंगेतर था, अभी भी हंसते हुए बात करके गया है मुझसे। उसने आग लगाकर अपना रुख बदला और चली गई, लेकिन समीहा के दिल पर इसकी बात लगी थी। ये क्या कह रही थी? उसने मुलाजमा से पूछा। बीबी जी, बड़े साहब यानी आपके ससुर इनको बहू बनाना चाहते थे। मुलाजमा ने नज़रें झुकाते हुए सच्चाई बताई तो वो चुपचाप आगे बढ़ने लगी। तभी सुहेब के पापा आते हुए दिखाई दिए। अस्सलाम वालेकुम, उसने एहतरामन जवाब किया, लेकिन वो बिना कोई जवाब दिए आगे बढ़ गए और उसका दिल तार तार हुआ था। थोड़ी देर में उसकी नज़र एक कमरे में पड़ी जहाँ एक लड़की बाल खोले पेंटिंग में मसरूफ़ थी। ये कौन है? उसने मुलाजमा से पूछा। बीबी जी, ये साहब जी की बड़ी बहन है, मुलाजमा ने बताया। बहन? उसे एक और झटका लगा था। बीबी जी, इनका दिमागी तवाज़ुन थोड़ा ठीक नहीं, मतलब कि ये नफ्सियाती हैं। मुलाजमा ने एक और बात से उसे आगाह किया था। डॉक्टर्स क्या कहते हैं? उसे फिक्र हुई थी। डॉक्टर का कहना है उनको वक्त दिया जाए, उनके साथ हंसा बोला जाए, उन्हें खुश रखा जाए तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। मुलाजमा ने जवाब दिया। इतनी सारी बातें सुहेब ने उससे क्यों छुपाई थी? क्या उसकी मोहब्बत झूठी थी? जाहिर है, जो अपनी बहन का सगा ना हो सका वो मेरा क्या होगा? तो फिर क्या? वो मुझे बस अपने मतलब के लिए बीवी बनाकर लाया है। उसके ज़हन में ऐसे सवालात घूमने लगे। वो पार्टी के लिए तैयार हो रही थी जब सुहेब आया। वो खुशी से उसके पास आकर खड़ा हुआ। कैसी लगी मेरी हवेली? अच्छी है, उसने रुके से अंदाज में जवाब दिया। आप तैयार हो गई? तैयार हो जाएं। उसने भी सुहेब बात घुमा दी। मैं तैयार हूँ, बस चलो। उसने आगे हाथ बढ़ाया, लेकिन उसने उसका हाथ न थामा और आगे बढ़ गई। सुहेब का उसका रुखा अंदाज अजीब लगा था। पार्टी शुरू हो गई थी। सब उससे खुश अखलाकी से मिल रहे थे। थोड़ी ही देर बाद उन दोनों ने साथ केक काटा। क्या उसका चेहरा उदास और अंदाज भी रुका हुआ था। पार्टी ख़त्म होने के बाद समीहा अपने कमरे में जा चुकी थी। जब अपने कान से झुमके उतार रही थी तो वो कमरे में दाखिल हुआ। कुछ हुआ है? उसने उससे अपनी तरफ मोड़कर उसकी कंधों पर अपना हाथ जमाकर पूछा। नहीं, समीहा ने नज़रें चुरा ली, लेकिन आंखों से आंसू आज़ाद हुए। क्या हुआ है समीहा? मुझे बताओ तो। वो एकदम परेशान हुआ था। आपने मुझसे इतना कुछ क्यों छुपाया? वो रो पड़ी। क्या छुपाया है मैंने? वो और परेशान हो गया था। यही कि आपकी मंगनी हो चुकी है और आपकी एक बहन भी है जो नफ्सियाती है। वो हिचकियों से रो पड़ी थी। समीहा, मैं तुम्हें बता देता, लेकिन इससे पहले वो कुछ बोल पाता वो बोल पड़ी। लेकिन क्या यही ना कि आप बताना नहीं चाहते थे? आपकी मोहब्बत के दावे झूठे थे और आपकी मंगेतर मुझे बोल रही थी कि आप अभी हंसते हुए उससे बात करके गए हैं। मैं बीवी हूँ आपकी या वो? जस्ट शट अप समीहा, वो चिल्ला उठा था। तो समीहा सहम गई। हर चीज़ का एक वक्त होता है, तुम्हें वक्त आने पर सब बता देता।
हाँ पापा उसे मेरी बीवी बनाना चाहते थे, मगर मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं और ये झूठ है कि मैंने उससे बात की। हाँ मेरी बहन है और वो नफसियाती है, मैं चाहता हूँ उसके साथ वक्त बिताना, मगर पापा ने हमेशा मुझे उससे दूर रखा था। बचपन में पढ़ने के लिए शहर भेज दिया और उसके बाद सियासत में लगा दिया। तुम्हें नहीं करना यकीन मुझ पर तो मत करो, मगर मेरी मोहब्बत को झूठ का नाम ना दो। वो उसे झंझोड़ता हुआ वहाँ से चला गया और वो बेसहारा ज़मीन पर बैठती चली गई। सबिहा ने काफ़ी देर इंतज़ार किया था, मगर वो कमरे में वापस ना आया। सुबह की किरण नमूदार हो चुकी थी, लेकिन वो फिर भी कमरे से बाहर ना गई। उसने सोचा जाकर देख ले। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुआ, वो ठंडे फर्श पर नीम दराज थी। सोएब जल्दी से आगे बढ़ा और अपने बाजुओं के सहारे उठाकर बेड पर लेटा दिया और डॉक्टर को बुलाया। बुखार है, इन्हें घबराने की जरूरत नहीं, थोड़ी देर में जाग जाएंगी। डॉक्टर हिदायत देता हुआ निकल गया तो वो उसके पास आ बैठा और अपने रवैये पर उसे शर्मिंदगी होने लगी थी। थोड़ी देर बाद वो जाग गई, लेकिन सोएब को पास बैठा देखकर जल्दी उससे लिपट गई और हिचकियों से रोना शुरू कर दिया। और सोएब ने भी उसे रोने दिया। जब वो रो चुकी थी, उसने उसे खुद से अलग किया और उसके दोनों हाथ अपने हाथों में थाम लिए। सॉरी यार, बस मुझे ऐसे ही गुस्सा आ गया था। सोएब ने माजरत चाहिए और साथ ही साथ उसकी आंखों में अपनी आंखें डाली, लेकिन उसने नजरें चुरा ली। समीहा, उसने फिर से उसे मुखातिब किया। मेरे सर में बहुत दर्द है सोएब। समीहा ने बात का रुख मोड़ा। अच्छा तुम आराम करो। वो उसे लिटाकर उसके पास ही बैठ गया तो जल्द ही वो नींद की वादियों में खो गई। सोएब का फ़ोन बजा। उसे कुछ ज़रूरी काम था, वो उसके पास से उठा। उसका बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था कि उसे ये छोड़कर जाए। सोएब ने उसके माथे पर आई हुई लट को सरकाया और मुस्कुराते हुए उसके चेहरे का जायज़ा लिया। वो एक मुलाजमा को उसका ख्याल रखने का हिदायत देकर चला गया और उसको ये बात ज़रूर समझा दी थी कि अगर समीहा जाग गया है तो उसे ये हरगिज़ ना बताए वो काम से गया है, बल्कि कह देना नीचे बैठा हुआ है। वो समीहा के जागने से पहले ही लौट आया था और उसके पास वापस आकर बैठ गया जब वो जाग गई। कैसी तबीयत है अब तुम्हारी? उसने उसके माथे पर हाथ रखते हुए पूछा। तुम तो अब ठीक हो? उसका बुखार उतर चुका था। वो भी मुस्कुराते हुए उठ गई। हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आई एम रियली सॉरी समीहा, मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें इस हवेली में आते ही दुख दर्द खेल लें। उसने अपनी आंखें नम हुई और उसके हाथ पर अपने लब रखे। छोड़े इन बातों को। उसने अपना हाथ उसकी गिरफ्त से आज़ाद कराने की कोशिश की। दिसंबर का महीना था। उस दिन के बाद से बादल फिर से अपनी सल्तनत कायम करने के लिए आ गए। तेज से हवाएं साई साई करती फिर रही थी और रब जुल जलाल ने उसके दिल की मुराद पूरी कर दी थी। उसे इस मौसम के लिए किसी का साथी दे दिया था, लेकिन अफसोस वो अभी भी उसकी मोहब्बत को समझ नहीं पा रही थी। वो सुकून से बैठा किताब पढ़ने में मगन था जबकि खिड़की खुली होने के बायस ठंडी हवाएं अंदर कमरे में आकर कमरे को ठंडा करने का बायस बनी और बारिश जारी हुई। अब बारिश की बूंदें भी अंदर आकर कारपेट को गीला करने लगी थी, लेकिन उस पर अभी भी कोई असर न हुआ। वो किताब पढ़ने में ही मगन था जब वो कमरे में दाखिल हुई। इससे उसने सबसे पहले आगे बढ़कर खिड़की बंद की और फिर उस बेखबरे को चौंकाया। सुने? हाँ। किताब का असर उसकी आवाज़ से भी अभी भी ज़्यादा था। आपको नहीं लगता आज बारिश के बाद सर्दी बढ़ जाएगी? इंतहाई बेतुका सवाल उसने पूछा। अब की बार उसने किताब के असर को ख़त्म किया। लोग बारिश में दीवाने हो जाते हैं, तुम्हें सर्दी बढ़ने की पड़ी है? उसने टेढ़े अंदाज में शिकवा किया। गर्मियों की बारिश अच्छी होती है, इस बारिश में तो इंसान कहीं का ना रहे हैं। दरअसल मोहब्बत से नावाकिफ थी, कैसे जानती कि बारिश की दीवानगी क्या होती है। यह कहकर बादल गरजे और वो डर के उसके गले आ लगी। थोड़ी ही देर बाद उसने भी उसके गर्द अपने बाजू फैला लिए थे। जब वो उसी वक्त उसके झटके से उसे दौड़ी। बादल फिर से गरजे तो वो फिर से उछल पड़ी। तुम्हें बादल गरजने से डर लगता है? सोहेब ने एक सजरी नज़र उसके डरे हुए चेहरे पर डाली। नहीं, बस यूं ही। समीहा ने अपना डर छुपाने की कोशिश की। चलो ना भाई, लाउंज में चलते हैं, बारिश हो रही है, मज़ा आ जाएगा। सोहेब ने अपनी ख्वाहिश जाहिर की। नहीं, मुझे नहीं जाना, मुझे ठंड लग रही है। समीहा की हालत बता रही थी उसे ठंड से नहीं बल्कि बादलों की गरज से बचना है। चलो भी समीहा। सोहेब ने फिर से मोहब्बत से अपनी ख्वाहिश का इजहार किया। मैंने कहा ना मैं नहीं जाऊँगी, आप चले जाएँ। समीहा ने इनकार किया कि बादल फिर से गरज उठे और वो दोबारा उसके गले लगी। मान लो कि तुम्हें डर लगता है। सोहेब ने इसे खुद में समेटते मध्यम आवाज़ में अपनी शौकी से कहा। हाँ मुझे डर लगता है। उसने सोहेब पर अपनी गिरफ्त मजबूत की। तो चलो लाउंज में चलते हैं। और सोहेब को तो बहाना ही मिल गया था। मैंने कहा ना मैं नहीं जाऊँगी। समीहा उससे अलहदा हुई। तो मैं उठाकर ले जाऊँगा। सोहेब ने भी हाथ बांधते उसे धमकी दी। कैसे? समीहा ने कमर पर हाथ टिकाते हुए पूछा कि दूसरे ही लम्हे उसने उसका हाथ खींचकर उसमें अपने करीब किया और अपने बाजू के सहारे उसे उठा लिया। ऐसे उसकी आंखों में देखते उसने अपनी बात पूरी की। ये क्या बदतमीजी हो? उतारे मुझे। हया के मारे उसके गाल भी सुर्ख होने लगे थे। चल रही हो कि नहीं? सोहेब ने फिर से पूछा। सोहेब, मैंने कहा ना मुझे डर लगता है। तो क्या हुआ, दोबारा मेरे गले लग जाना। सोहेब ने मुस्कुराते हुए हल बताया। अच्छा मैं चलती हूँ, अभी मुझे नीचे उतारे। सबिहा को आखिरकार हार मानना ही पड़ी तो वो खुश हुआ।
बमुश्किल डरते डरते सीढ़ियाँ उतर रही थी वो, और सुहेब ने अपने बमुश्किल अपने कहके को कैद किया था कि बादल फिर से गरज उठे और उसका पैर मुड़ा। लेकिन इससे पहले वो सीढ़ियों की बाहों में जाती अपनी शोहर के बाहों में आई थी। सुबिहा ने अपनी आंखें जोर से बंद कर ली, लेकिन जब अंदाजा हुआ वो गिरी नहीं है तो उसने अपनी आंखें पट से खोली। जब दोनों की नज़रों का मिलन हुआ, ऐन उसी वक्त सुहेब की चाचा की बेटी जरनिश वहाँ से गुजरी। उसकी हिल्स की आवाज़ में टिक टिक से सुहेब ने उसकी तरफ देखा। जब उसे यकीन हुआ कि वो यहीं देख रही है तो उसने जानबूझकर समीहा को उसी के सामने अपने बाजुओं के सहारे उठा लिया। मुझे नीचे उतारें, समीहा ने कहा। क्यों उतारूं? कौन सा पहली दफ़ा उठा रहा हूँ? और उसकी इसी जुमले को सुनते समीहा को भी शक ने आन घेरा। उसने नजरें घुमाई तो जरनिश को पाया। अब उसने जानबूझकर अपने दोनों हाथ उसके कंधों पर टिका दिए। मत उतारें। वैसे तो उसने जरनिश के मौजूद होने की वजह से कहा, लेकिन इस बात का असर सुहेब के दिल पर हुआ था और वो उसे ऐसे ही अपने बाजू के सहारे उठाए लाउंज में ले गया, जहाँ बादल पागलों की तरह बरस रहे थे। बारिश के कतरे उसके बालों पर पड़ते ही उसके रेशमी बालों को आज़ाद कर गए। वो वैसे ही बारिश में पागल हो गया था। ऊपर से अब अपनी मोहब्बत का ये रूप। थोड़ी ही देर में दोनों पूरी तरह भीग चुके थे। अब चलें, समीहा ने अपना दुपट्टा दुरुस्त करते हुए कहा। इतनी जल्दी? अभी उसका जाने का कोई इरादा ना था। हाँ बस अब चलें, नहीं तो मैं जा रही हूँ। वो आगे बढ़ी थी कि सुहेब ने उसके दुपट्टे का कोना अपनी गिरफ्त में लिया। दुपट्टे का कोई मजाक नहीं। समीहा ने पास आकर दुपट्टा छुड़ाने की कोशिश की जब बादल गरज उठे और वो फिर से सुहेब के गले लग गई, और सुहेब ने भी जल्दी उसके वजूद को अपने बाजुओं के हल्के में कैद कर लिया। और कब से वो यही तो चाह रहा था कि बादल गरज उठे। मैं जा रही हूँ, आना है तो आ जाना, समीहा कहते हुए चलेगी तो मुस्कुरा उठा। वो चेंज कर चुकी थी जब वो कमरे में आया। ठंड लग रही है मुझे, समीहा ने कांपना शुरू कर दिया। नहीं नहीं, एक काम क्यों नहीं करते? अभी भी बारिश हो रही है, दिल खोल कर नहाओ, समीहा ने टेढ़े अंदाज में उसकी खबर लेना चाहिए। यार प्लीज़ कपड़े ही निकाल दो। उसके दांत भी ठंड से बजना शुरू हो गए थे। सामने रखे हैं, उठा लो, समीहा ने इशारा करते हुए बताया। थैंक यू। कपड़े उठाकर वो चेंज करने चला गया। वो चेंज करके आया तो समीहा वहाँ नहीं थी। थोड़ी ही देर में समीहा रूम में दाखिल हुई कॉफ़ी लेकर। ओह वाह! सैयद ने आगे बढ़कर कॉफ़ी का मग उठाया, अपने होठों के करीब किया। रुके, अभी बहुत गर्म है। उसने उसे रोका तो उसने मुस्कुराते हुए कॉफ़ी का मग वापस रख दिया। समीहा ने भी अपनी कॉफ़ी साइड पर रख दी और जाने के लिए मुड़ी के तभी उसने उसे आवाज़ दी। किधर? अपने करीब करते हुए उसने शरारत से पूछा। क्या बदतमीज़ी है ये, छोड़े मुझे। वो किस्मत आई, मैं कुछ पूछ रहा हूँ। सुहेब ने उसकी आंखों में आंखें डालकर गोया अपना हक जताया था। ये जो आपने टेबल पर चीज़ें बिखेरी है ना, इन्हें समेटना। समीहा ने उसकी आंखों में आंखें डालकर उसकी हरकत बताई। ऐसे तो तुम मुझे बिगाड़ दोगी। सुहेब ने उसे थोड़ा और अपने करीब किया। कोई बात नहीं, मैं सुधार भी लूँगी। समीहा ने उसके सीने पर हाथ रखकर उसे खुद से दूर किया और उसकी कैद से निकलकर टेबल की तरफ बढ़ी कि सामने पड़ी एक फ़ाइल उठाकर उसकी तरफ मुड़ी। ये फ़ाइल अभी कुछ कहती कि वो उसके पीछे ही मौजूद था। वो उससे टकराई। इससे पहले वो टकरा कर गिरती, उसने अपनी बाहों के हिसार में उसे कैद किया और वो फाइल समीहा के हाथ से छूटकर ज़मीन पर जा गिरी। थोड़ा संभल कर मिसेस सहीब, वो मुस्कुरा रहा था और समीहा को उस वक्त उसकी मुस्कुराहट जहर लगी थी। कोई काम वाम नहीं है आपके पास? हर वक्त मेरे पीछे पड़े रहते हैं। समीहा ने तीखे अंदाज में उसे खुद से दूर किया। इससे अच्छा काम है ही नहीं कोई, सुहेब ने उसी मुस्कुराहट से जवाब दिया। वो फाइल उठाने के लिए बड़ी ही थी कि सुहेब ने उसका हाथ पकड़ लिया। यार प्लीज़, ये काम सारे बाद में कर लेना, अभी मेरे साथ कॉफ़ी पी लो। सुहेब ने गोया मिन्नत की थी। अच्छा चलें, वो भी मान गई। वो दोनों कॉफ़ी का मग हाथ में लिए बेड पर एक दूसरे के आमने सामने बैठे थे। यार चीनी क्यों डाल दी? वो कॉफ़ी का घूंट लेते ही उसने बुरा सा मुंह बनाया था। क्योंकि मैंने ये अपने शौहर को बुलानी थी, ना कि एक पागल को। सबिहा ने भी एक घूंट कॉफ़ी का भरा। सोच लो, बहुत पछताओगी। सुहेब ने उस पर अपनी नज़रें पूरी तरह से गाड़ते हुए कहा। क्या मतलब? वो समझ चुकी थी। मतलब ये कि उठाकर ले जाऊँगा फिर से बारिश में। सेब ने इतना खाई था कि उसे छींक आई। ओह आई एम सॉरी। दोबारा बारिश का नाम सुनते ही जुकाम। उसने हल्के से उसकी नाक दबाई। अच्छा एक बात बताएं, रात में क्या पकाऊं? समीहा ने बातों का रुख मोड़ दिया। क्यों? तुम क्यों बनाओगी? यह मुलाजिम है। सुहेब को पसंद ना आया था, मगर मैं नहीं चाहती मेरे शौहर का काम कोई और करे। समीहा काफ़ी कदम करके बेड से नीचे उतरी और किचन की तरफ चली गई। उसने खाना बनाकर टेबल पर लगाना चाहा कि मुलाजिम ने उसे रोका। बीबी जी, साहब जी अपने कमरे में ही खाते हैं। क्यों? वह हैरान हुई थी। साहब जी बड़े साहब के साथ खाना पसंद नहीं करते। पर क्यों? वो फिर हैरान हुई थी। ये तो वही आपको बता सकते हैं। मुलाजिम का जवाब सुनते ही वह सहेब के पास आ गई।
चले, खाना लगा दिया है मैंने, यही ले आओ। लैपटॉप में मगन था, नहीं नीचे चलकर सबके साथ खाएं। सबिहा ने कहा, मैं कह रहा हूँ ना यही ले आओ। सोहेब ने फिर से इनकार किया। प्लीज़ साहेब, सबिहा ने इसरार किया था। प्लीज़ समीहा, उसने फिर से उसी अंदाज में इनकार कर दिया। मेरे लिए भी नहीं? सबिहा ने मासूमियत से पूछा। कि सोहेब ने उस पर अपनी नज़रें जमाई और फिर उसके साथ तो उसने भी अपने साथ चलने का दोबारा इशारा किया। चलो। सोहेब ने भी लैपटॉप साइड पर रखा और बुलाकर वो मान गया। जब वो साहेब को लेकर नीचे उतरी तो साहेब के बाप को यकीन आया कि आज उनका बेटा उनके साथ खाना खाएगा। सोहेब ने अपने बाप के सामने चेयर संभाली और खाना खामोशी से खाया गया था। सोहेब का बाप उठते वक्त समीहा के सर पर हाथ रखते हुए चला गया था, जो इस बात का सबूत है वो शुक्रिया कहना चाहते थे कि इसकी वजह से आज वो अपने बेटे के साथ खाना खा सके। वो अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ी थी, तभी सोहेब ने उसे पीछे से अपने हिसाब में लिया। क्या देख रही हो? उसने भी नज़रें खिड़की से बाहर जमाई। बारिश के बाद सब कुछ कितना खूबसूरत हो गया है ना। सबिहा ने उस मंजर में खुद को खोया। हाँ, मगर तुमसे ज़्यादा नहीं। वो फिर से अपनी मोहब्बत पर उतर आया था। वैसे थैंक यू सोहेब, मेरी बात मान। वो अलग होकर बोलना शुरू हुई थी कि सोहेब ने उसके चलते लबों पर अपनी उंगली रख दी। मैं कुछ और सुनना चाहता हूँ। सोहेब ने अपनी दिली ख्वाहिश बयान की। क्या मतलब? समीहा ने खुद ही उसकी उंगलियां अपने लबों से हटा दी। मतलब ये कि वो आपकी मंगेतर मुझसे कहकर गई थी कि आप उससे हंसते हुए बात करते हुए गए थे, मैं बीवी हूँ आपकी या वो? बिल्कुल उसी के अंदाज में उसने उसकी नकल उतारी थी। इससे पहले वो कुछ कहती उसने फिर से कहा, आप जलन भी हो रही है, हक भी तो जता रही थी। उसने उसे अपने करीब किया। ये दोनों हालतें मोहब्बत में ही होती हैं। उसने उसकी आंखों में आंखें डालकर अपनी बात कही। ज़्यादा कुछ फहमी में पड़ने की ज़रूरत नहीं। समीहा ने उसकी कैसे आज़ाद होना चाहा कि सोहेब ने एक झटके से उसे फिर से अपने करीब कर लिया। आई एम इम्प्रेस, और मैं कुछ और भी सुनना चाहता हूँ। हाँ, है आपसे मोहब्बत, फिर वो भी कहाँ बाज आने वाली थी। फिर ये कि बहुत भारी पड़ेगा तुम पे। और थोड़ी ही देर में खिड़की का दरवाज़ा बंद हुआ और तमाम बत्तियाँ बुझा दी गई थी। आज वो फजर पढ़कर दोबारा सो गया था। सबिहा को उस पर बेइंतहा प्यार आ रहा था, लिहाजा उठाने का दिल ही ना किया तो उसकी बहन के कमरे में नाश्ता लेकर चली गई, लेकिन वो सो रही थी। सोहेब उसे प्यार से अपिया बुलाता था, लिहाजा उसने भी नाम से पुकारने के बजाय अपिया कहकर पुकारा। अपिया उठे। सबिहा ने उसके चेहरे से कंबल हटाते हुए कहा और साथ ही खिड़की भी खोल दी और धूप उसके चेहरे तक बसानी पहुंच गई थी। वो उठ गई, लेकिन उसको देखकर चौंक गई। कौन हो तुम? आपकी बहन। सबिहा ने अपना ये से जवाब दिया। क्या मामा वापस आ गई हैं? वो खुश हुई थी और चौंकी भी। साहेब उसे बता चुका था कि उसकी मामा के इंतकाल के बाद से उसकी ऐसी हालत हुई थी। मैं साहेब की वाइफ हूँ। उसने उनके हाथों पर अपना हाथ रखे। मैं सोहेब की, वो भी उसके करीब हुई। तो मेरे सोहेब की वाइफ हो। साथ ही साथ वो खुश होकर उसके सर पर हाथ फेर रही थी। नाश्ता लाई हूँ आपके लिए। समीहा ने नाश्ते की तरफ इशारा किया। तुम खुद मेरे लिए लाई हो? वो और भी ज़्यादा खुश हुई थी। जी, आपके लिए खुद बनाकर लाई हूँ, उसने भी खुशी से कहा और नाश्ता उसके पास किया। तो उसने सुकून से नाश्ता किया। तब तक समीहा उसके पास ही रही थी। आप जाकर जल्दी से फ्रेश हो जाए, मैं बर्तन रख कर आती हूँ। समीहा ने बर्तन समेटे। हाँ ठीक है। ज़िंदगी में पहली बार कोई अपना उसका ख्याल रख रहा था, और जब तक वो बर्तन रख कर आई तब तक वो कपड़े सेलेक्ट कर रही थी। ये वाले। समीहा ने नारंगी रंग की प्रिंटेड शर्ट हाथ रखा। ठीक है। उसने खुशी खुशी वो कपड़े बाहर निकाल लिए और जल्दी कपड़े बदल कर उसके सामने आ गई। आप तो बहुत प्यारी लग रही हैं। समीहा ने दिल से तारीफ़ की। सच्ची? वो भी खुश हो गई। जी बिल्कुल। समीहा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और उसे शीशे के पास ले गई। आपके बाल बांध दूँ? ऐसे तो बहुत ज़्यादा ख़राब लग रहे हैं। उसका इशारा उसके बिखरे बालों पर था। हाँ बांध दो। उसने इजाज़त दे दी और उसने उसके बाल संवार दिए। उसे खुद यकीन नहीं आ रहा था। इस वक्त वो नारंगी सूट में खुद को एक अप्सरा लग रही थी कि जब ही एक मुलाजमा ने दरवाज़ा खटखटाया। अंदर आ जाओ। समीहा ने वहीं से आवाज़ दी। वो मुलाजमा भी साहेब की बहन को देखकर हैरान रह गई थी। बोलो। समीहा ने उसके यहाँ आने का सबब जानना चाहा। बीबी जी, वो साहब जी आ गए हैं, आपको बुला रहे हैं, मुलाजमा ने अदब से बताया। अच्छा ठीक है, तुम चलो, मैं आती हूँ। अभी मैं थोड़ी देर में आती हूँ। समीहा ने मुलाजमा के चले जाने के बाद कहते हुए उसे इजाज़त चाहिए। तुम पक्का आओगे ना? उसने मासूमियत से पूछा। जी बिल्कुल। समीहा ने उसे यकीन दिलाया और अपने कमरे में आ गई, जहाँ वो खुद पर परफ्यूम का छिड़काव कर रहा था। और सोहेब, इतनी तेज़ खुशबू, उसे छींक आई थी। मेरा फेवरेट परफ्यूम है ये। उसके करीब आया। दूर हटे मुझसे। वो दूर हुई। किस लिए? जबकि वो उसके और करीब आया। क्या बदतमीजी है सोहेब, दूर हटे मुझसे। समीहा ने फिर से इस्रार किया, लेकिन वो अब उसकी कहाँ सुनने वाला था। उसी वक्त उसने हाथ पकड़ के अपने बहुत करीब खींच लिया उसे। आइंदा मत कहना दूर हटे मुझसे। गोया उसने अपनी नाराज़गी जाहिर की थी। इतनी तेज़ खुशबू क्यों लगाई है आपने? समीहा ने दूर करने की वजह बताई। मुझे पसंद है इसलिए। हाँ, अगर तुम कहती हो तो नहीं लगाऊंगा।
हेब ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा बस ये बताएं मुझे क्यों बुलाया है। समिया उससे दूर हुई। हाँ जा रहा हूँ काम से, रात में थोड़ी देर से आऊँगा। सेब ने हल्के से उसकी नाक दबाई। कितनी देर से? उसने अपनी नाक से उसका हाथ हटाया। 2-2:30 बजे तक। उसने लंबा सांस खींचा। तब तक मैं क्या करूँगा? क्या करूँगी? समीहा ने रूठे हुए अंदाज में पूछा। सो जाना, सेब ने एक हल बताया। अच्छा मतलब मेरी जगह आप होते तो यही करते? वो रूठ चुकी थी। नहीं बल्कि अपने शौहर को जाने ना देता। वो मुस्कुराएगा। नहीं मैं ऐसा नहीं करूँगी, जाएं आप। समीहा ने हाथ पकड़कर उसे कमरे से बाहर निकाल दिया। ये कौन सा जुल्म है कि अपने शौहर को कमरे से ही बाहर निकाल दो? वह कमरे के बाहर से ही चिल्लाया, लेकिन उसने कोई जवाब ना दिया। वो जानता था कि वो नाराज़ हो गई है, लेकिन इस वक्त काम ज़रूरी था। वो आकर उसे मना लेने का इरादा रखता था। वो वापस उसकी बहन के कमरे में आ गई। वो उस पर मामूल पेंटिंग बनाने में मसरूफ़ थी। अब यह लगता है आपको पेंटिंग बहुत पसंद है। एक उभरते हुए सूरज की तस्वीर उसे बनाते देखकर समीहा ने उसकी पहचान करी। हाँ, उसने मुख्तसर से जवाब दिया और रंग भरने लगी। शहर में एक पेंटिंग कंपटीशन है, आप हिस्सा लेंगी? समीहा ने सोचा कि अब तक उसे खुशी से वो ठीक हो जाए। पापा नहीं जाने देंगे, उसने उदासी जाहिर की। मैं चलूँगी ना आपके साथ, समीहा ने एक उम्मीद दिलाई, लेकिन उसने कुछ बोलना चाहा। आप जाना चाहती हैं कि नहीं? समीहा ने पूछा। हाँ, उसने मुस्कुराते हुए अपना ख्वाब जाहिर किया। बस फिर तैयारी पकड़ें, परसों आपका कंपटीशन है, आज मैं आपकी रजिस्ट्रेशन करा दूँगी। वो भी मुस्कुरा उठी थी और इसी तरह सारा दिन वो उसके पास ही रही थी। 11 बजे उसे सुलाकर वो कमरे में जा चुकी थी। अपने कमरे में आई। 2:15 बजे उसके कमरा का दरवाज़ा बजा। ज़ाहिर है उसका शौहर ही होगा। खुला हुआ है दरवाज़ा, उसने वहीं से आवाज़ दी। वो उठकर नहीं जाना चाहती थी। अस्सलाम वालेकुम, वो सलामती भेजता हुआ अंदर दाखिल हुआ। वालेकुम सलाम, उसने बिना नज़रें उठाए रूठे लहजे में जवाब दिया कि वो जो गुलाब का फूल लाया था वो वहीं से उसके मुंह पर मारा। उसने अपने मुंह पर पड़ने वाली चीज़ को देखा। एक छोटा सा गुलाब का फूल था। अब मेरी तरफ नहीं देखोगे तो ऐसे ही मैं तवज्जो करूँगा ना। सुहेब को कोई शर्मिंदगी नहीं हुई थी और गुलदस्ता बेड के सिरहाने पर रख दिया। सबिहा ने अभी भी कोई असर ना लिया और किताबें नजरें गड़ा ली। जब सुहेब ने उसके हाथ से किताब छीन ली। जाग क्यों रही हो अभी तक? नींद नहीं आ रही थी बस इसलिए। सबिहा ने उसके हाथ से किताब लेनी चाहिए जब उसने हाथ दूर कर लिया। क्यों नहीं आ रही? सुहेब ने अपना सर उसकी गोद में रखा, अपने पैरों पर कंबल डाल लिया। यूं ही सबिहा ने बेजारी से जवाब दिया। मेरी याद आ रही थी क्या? उसने उसके दोनों हाथ अपने सीने पर रखे। जी नहीं, सबिहा ने बेजारी से कहा। तो फिर? सुहेब ने उसके चेहरे के स्याह तिल पर नजरें गाड़ी। बताया तो था यूं ही। सबिहा ने उसकी तरफ देखा जो पहले ही उसे दिख रहा था। नजरें मिलते ही उसका गुस्सा गायब हुआ था। अब बताओ। सुहेब भी जान गया था कि उसका गुस्सा गायब हो गया है। इंतज़ार कर रही थी आपका। सबिहा ने सच्ची बात बताई। लेकिन क्यों? अब भी वो भी कहाँ बाज आने वाला था। क्योंकि मुझे भूख लगी है। सबिहा ने दोबारा सच्ची बात बताई। तुमने अभी तक खाना नहीं खाया? वो उठ कर बैठ गया एकदम। हाँ तो मुझे अपनी बेशर्म बीवी समझ रखा है क्या, जो शोहर बाहर है और मैं सो जाऊँ और शोहर ने पता नहीं खाना खाया भी है या नहीं, लेकिन मैं खा लूँ? सबिहा ने टेढ़े अंदाज में कहा। वैसे खाया तो मैंने भी नहीं है, ले आओ खाना। वो समझ चुका था। उसकी बात सुनते ही वो किचन में चली गई और वो ये सोच रहा था कि वाकई औरत जो ख़ास तौर पर बीवी हो उससे मोहब्बत में कभी जीता नहीं जा सकता, क्योंकि वो हमेशा अपने अमल से ज़ाहिर करती है। थोड़ी देर में वो खाना लेकर आई। आपसे कुछ कहना है? खाने के बाद उसने हिम्मत करते हुए कहा। हाँ कहो। सुहेब ने उसे इजाज़त दी। परसों आप यह की पेंटिंग कंपटीशन है, मैं ले जाऊँ? सबिहा ने अपने हाथों की उंगली आपस में मरोड़ते हुए कहा। ले जाओ। उसने लंबा सांस खिंचा के सुपुर्द किया। सच? सबिहा खुश हुई थी। हाँ, लेकिन अगर पापा से चुप कर जाओ तो ज़्यादा बेहतर है। वो जानता था अपने बाप को। क्यों? वो समझ न सकी। अगर उन्हें बताकर जाना चाहती हो तो फिर उनकी कोई शिकायत मुझसे ना। एक और सुबह अपनी चमकती हुई रोशनी के साथ खिलखिलाती हुई हाजिर हुई। वो दोबारा सुहेब की बहन के पास जा चुकी थी और आज भी उसने सारा दिन उसी के पास गुजार दिया। रात में कपड़े इधर उधर कर रही थी जैसे कुछ ढूंढ रही हो। फिर मेज़ के पास चली गई, वहाँ भी चीज़ें उधर उधर करने लगी। वो कमरे में दाखिल हुआ और उसे खामोशी से देख रहा था। कितनी नज़ाकत से अपने बालों का हर बार पीछे कर रही थी जो झुकते ही उसके चेहरे पर आ जाता है। सुबह ही उसने बाल बांधने चाहे थे कि उसने मना कर दिया और अपने शौहर के साथ में पूरा दिन उसने अपने बाल खुले लंबे बालों के साथ गुजारना पड़ा। उसे लग रहा था वो खुले बालों में चिड़ै लग रही है, लेकिन हद ही हो गई कि अपिया ने तारीफ़ कर दी थी। पास जाकर उसने उसके बाल अपने हाथ से पीछे किए और दूसरा हाथ से अपने होने का एहसास दिलाया था। क्या ढूंढ रही हो? लम्हा भर के लिए जब उसने अपने शौहर को अपने करीब महसूस किया तो सनसनाहट ने कब्जा किया और उसके बाद ही उसके कान में सरगोशी हुई। मेरी स्कार्फ पिन नहीं मिल रही। उसने अपनी परेशानी बयान की। क्या करोगी उसका?
सरगोशी में इजाफा हुआ था। कल अपिया के कंपटीशन में उनके साथ जा रही हूँ तो स्कार्फ के बिना जाऊँगी क्या? उससे अलग होकर उसने करारा जवाब दिया, नहीं दिला दूंगा। शोएब ने प्यारा सा हल बयान किया। मेरी फेवरेट थी, वो उदास हुई। मैं जो दिलाऊंगा उसे फेवरेट बना लेना। शोएब ने उदासी दूर करने का प्यारा सा हल बताया। एक काम तो कर दें, सबिहा ने मासूमियत से कहा। 1000 करूँगा, शोएब ने फराग दिली जाहिर की। आप खाना ले आएं, तब तक मैं ये सब समेट लूँ। सबिहा ने बिखरी चीज़ों की तरफ इशारा किया। ले आता हूँ, लेकिन उसके बदले मुझे क्या मिलेगा? और शोएब को तो मौका ही मिल गया था। मेरा प्यार, समीहा ने मोहब्बत से कहा। ओके। वो मुस्कुराता चला गया तो उसने भी मुस्कुराते हुए चीटें समेटना शुरू की। वो अपिया को लेकर जा चुकी थी और उसे पूरी हवेली सोनी सोनी लग रही थी। 15 घंटे उसे अपनी मोहब्बत अपनी बीवी के बिना गुजारने ही थे। उसका तो दिल ही नहीं लग रहा था। ऊपर से मोहब्बत प्लस बीवी फ़ोन पे नहीं उठा रही थी। अब वो भी काम पर निकल चुका था। रात जल्दी आकर उसका चेहरा जो देखना था। रात 11:30 बजे तक वो दोनों वापस आ चुकी थी। सुहेब की बहन पेंटिंग कंपटीशन में फर्स्ट आई थी। वो इंतहा की खुश थी। या यूँ समझ लिया जाए कि उसकी आधी बीमारी तो ख़त्म ही हो गई थी। उसे खुश देखकर वो भी बेइंतहा खुश थी। वो दोनों सुहेब की बहन के कमरे में मौजूद थी कि सुहेब भी आ मौजूद हुआ। मुबारक हो अपिया, धीमी सी आवाज़ में उसने अपनी बहन को गले लगाया। खैर मुबारक, उसकी बहन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। लगता है अपिया आप तो बिल्कुल ठीक हो गई हैं। सुहेब ने भरपूर अपनी बहन का जायज़ा लिया। मैं बीमार थी ही नहीं, बस सदमे में थी, जिससे तुम्हारी वाइफ ने तकरीबन बाहर निकाल ही दिया है। उसने नज़रें समीहा की तरफ की। आखिर मेरी ही वाइफ है, सुहेब ने तफाखुर से कहा। तुम भी कुछ बोल लो, सुहेब की बहन ने उसे मुखातिब किया, जो अभी तक खामोश थी। आप दोनों बातें करें, मैं खाना देख कर आती हूँ। वो जाने लगी तो उसने उसे रोक लिया। उसका इंतज़ाम भी पहले ही कर चुका हूँ। उसने पलट कर उसे नासमझी से देखा, जैसे कुछ समझी ना हो। मेरा मतलब अपिया हम तीनों बाहर खाना खाएंगे, सुहेब ने जल्दी से मतलब समझाया। नहीं भाई, तुम दोनों ही जाओ, अपनी न्यू मैरिड लाइफ एंजॉय करो। फिर क्या, मुझे फूफो कहकर सारा दिन कोई पुकारा करेगा। उसने कंबल अपने पैरों पर फैलाते हुए कहा। मैं आती हूँ। समीहा को वहाँ से जाना ही बेहतर लगा था। लो जी, आपने तो हमारी वाइफ को शर्म दिलाकर ही भगा दिया। बोलकर लेटकर अपनी कोहनियाँ खड़ी करके अपना सर अपने हाथों पर रखकर अपनी बहन के करीब हुआ। तो ले आओ, उसने खुश मिजाजी से उसके बाल बिखेरे। ओके, मगर आप सो मच जाएगा, आप ही चलेंगी हमारे साथ। वो कमरे से बाहर निकलकर उसे हिदायत देते और धमकी भरे जुमलों में कहता ही जा रहा था। वो खिड़की के पास खड़ी चांद को देख रही थी जब उसने एहसास दिलाया कि उसका चांद वो खुद है। यहाँ क्यों आ गई हो? ऐसे ही, आप क्यों आ गई? जवाब देते ही उसने सवाल भी कर डाला। आपको लेने आया हूँ क्योंकि हम डिनर पर जा रहे हैं, सुहेब ने जवाब दिया। आप यहाँ चल रही हैं? पास आकर उसने उसके कोट का ऊपर का बटन लगाया। हाँ, सुहेब ने मुख्तसर जवाब दिया। तो फिर चलें, उसने अपने लब खिलाए। थैंक यू। सुहेब ने उसके हाथों पर अपने हाथों की गिरफ्त मजबूत की। किस लिए? समीहा ने नासमझी से पूछा। अपिया को नफ्सियाती कश्मकश से निकालकर आज़ाद करवाने के लिए। सुहेब ने उसकी आंखों में आंखें डाली। वो मेरी भी कुछ लगती हैं। अब की बार समीहा ने टेढ़े अंदाज में अपनी मोहब्बत का इजहार किया था। बताना पसंद करेंगी वो आपकी क्या लगती हैं? आंखें घुमाकर उसने फिर से उसकी आंखों में आंखें डाली। नहीं, लेकिन मुझे लगता है अपिया इंतज़ार कर रही होंगी। समीहा ने अपने हाथ आज़ाद कराते कदम आगे की तरफ बढ़ाए और 2 घंटे बाद वो खाना खाकर हंस बोलकर वापस आ चुके थे और आते ही गधे घोड़े बेचकर सो गए। आज सुबह नाश्ते पर खावर साहब की आंखें फटने के करीब हुई। आज उनकी खुद की बेटी आज नाश्ते पर मौजूद थी, जिसके लब खिले हुए थे। कैसी हो बेटी? उन्होंने मोहब्बत से उसके सर पर हाथ रखा। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, उसने रोका सा जवाब दिया। समीहा भी वहाँ पर आ गई। आप ही हलवा आपके लिए मैंने बनाया है, उसने तेज़ आवाज़ में कहा। इस बात से वो बेखबर थी कि उसके ससुर भी वहाँ मौजूद है, और जब उसे पता चला तो उसने जल्दी दुपट्टा सर पर रख लिया। अस्सलाम वालेकुम, उसने अदब से अपने ससुर को सलाम किया। वालेकुम सलाम। उन्होंने समीहा के सर पर हाथ भी रख दिया और वो तो खुशी से पागल ही हो गई थी। बेटा सुहेब रात को कब तक वापस आ जाएगा? नाश्ते के बीच उन्होंने समीहा को मुखातिब किया। उसे इस बात पर यकीन करने में वक्त लगा उन्होंने इसे ही मुखातिब किया है, वो भी बेटा कहकर। वक्त पर आ जाएंगे, समीहा ने एहतराम से जवाब दिया। ठीक है। कुछ सोचते हुए उन्होंने लम्हा भर के लिए अपने होठों को हरकत दी। रात में सभी डिनर टेबल पर मौजूद थे। समीहा, सुहेब, तुम दोनों से मुझे ज़रूरी बात करनी है। खावर साहब ने बात शुरू की। जी कहें, समीहा ने जवाब दिया। अलबत्ता सुहेब ने कोई जवाब नहीं दिया था। बेटा मैं चाहता हूँ तुम्हें पूरे रस्म रिवाज के साथ इस हवेली में बनू बना कर लाऊं, उन्होंने शफकत से कहा। मैं कुछ समझी नहीं, समीहा ने नासमझी से कहा। बेटा तुम्हारी मामा ने तो यहाँ आकर रहने से इनकार कर दिया है। मैं चाहता हूँ कि कल तुम अपने घर जाओ और परसों हम तुम्हारे घर बारात लेकर आएँ, उन्होंने शफकत भरा लहजा कायम रखते हुए कहा। नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, सुहेब की तरफ से फ़ौरन से इनकार आया।
खावर साहब समीहा को इशारा करते जा चुके थे। वो भी जानते थे कि उनका बेटा कौन सी तोप है। इसमें बुराई क्या है? समीहा ने उसे मनाना शुरू किया। बुराई मेरी बारात लाने में नहीं है, मेरे अब्बा की बारात सेट करने में है, उसने कड़वे लहजे में कहा। समीहा ठीक कह रही है सुहेब, इसमें बुराई ही क्या है? उसकी बहन ने भी उसे मनाने की कोशिश की। पापा बदल चुके हैं सुहेब, वो कैसे भूल जाता अपनी माँ के साथ की हुई बेरहमी को? ऐसा हो ही नहीं सकता। वो भी ना माना। समीहा ठीक कह रही है। उसकी बहन ने फिर से समीहा का साथ दिया। क्या आप नहीं चाहते कि मुझे इसी तरह दुल्हन बनाकर सवेली में लाए जैसा मेरा हक है? क्या अगर आपके पास आपके मामा इस ख्वाहिश का इजहार करती, क्या तब भी आप यही करते? अब की बार समीहा के बोलने का उस पर खासा असर हुआ। ठीक है, लेकिन अगर परसों मैं बारात लाऊं तो परसों ही तुम्हें तुम्हारी मामा के पास छोड़ूंगा। वो खुलकर तो नहीं बता सकता था कि उसके बिना नहीं रह जाता। कर लो इजहार, मैंने खा लिया है खाना, जा रही हूँ मैं। आखिर वो भी उसी की बहन थी, सब कुछ समझती थी। नहीं रह सकता तुम्हारे बिना। वो उसका हाथ पकड़कर अपनी मोहब्बत का इजहार करने लगा। अच्छा ठीक है। मुलाजिम को आता देखकर उसने अपना हाथ छुड़ाया। एक और शाम खूबसूरती समेटे बिखर चुकी थी और शाम थी भी दिसंबर की। दीवानगी ना हो तो फिर ये सवाल ही पैदा नहीं होता। काश बादल फिर से छा जाते, हवा में खुमार उमड़ता, काश बारिश ही हो जाए और दीवाने फिर जुनून की हद तक पहुंच जाते। लेकिन उन जनाब का क्या? उनकी तो मोहब्बत हमेशा सर चढ़कर ही बोलती है। उन्हें कैसे संभालती वो इन्हीं सोचों में गुम थी कि एक भयानक आवाज़ उसे डरा दिया और वो बुरी तरह उछल गई। तो उसका कहका बुलंद हुआ था। क्या सोच रही थी जो इतना बुरा डर गई? सुहेब ने शौकी से कहा। कुछ नहीं, उसने मुख्तसर जवाब दिया। चलो शॉपिंग पर चलते हैं। सुहेब ने उसका हाथ थामा और उसे लेकर चलने लगा। लेकिन क्यों? समीहा ने साथ चलते चलते पूछा। मेरी मर्जी, उसने गोया हक जताया था। ये अच्छा है, एक ब्राइडल ड्रेस के सामने खड़े होकर उसने कहा। ये पांचवा ऐसा ड्रेस है जिसको देखकर आप बोलते हैं कि अच्छा है, फिर कोई ना कोई नुक्स निकाल कर दूसरा चुन लेते हैं। अब वो तंग आ चुकी थी। नहीं बस अभी अच्छा है। जल्दी उसने पैकिंग भी करा ली। दोनों गाड़ी में बैठ चुके थे और तकरीबन 2 घंटे से गाड़ी हवा की रफ्तार से दौड़ा रहा था, लेकिन घर तक आने का नाम नहीं ले रहा था। हम कब तक घर पहुंचेंगे? वो उसकी बेताबी बहुत अच्छे से समझ रही थी। प्लीज़ यार मत जाओ ना, मैं कैसे गुजारूंगा पूरा दिन? गाड़ी रोकर उसने अपनी परेशानी उसके सामने रखी। तो फिर मैं मना कर देती हूँ पापा को। वो कब से उसे बेताब और परेशान होता हुआ देख रही थी। अब ऐसा भी नहीं है यार, लेकिन पता नहीं क्यों दिल नहीं मान रहा। शुएब ने उसके हाथों को अपने हाथों में थामा। मान जाएगा, सिर्फ एक ही दिन की बात है जिसकी रात में आप बारात लेकर आएंगे। उसके बाल अपने दूसरे हाथ से उसने बिखेर दिए। चलो फिर घर चले। लंबा सांस खींचकर उसने भी गाड़ी स्टार्ट की। बारात का वक्त आ पहुंचा था। वो बारात लिए निकल भी चुका था। शहर के हॉल में ही बारात रखी गई थी, लेकिन ये क्या? वहाँ ना तो समीहा थी और ना ही समीहा की मामा। लोगों का कहना था वो दोनों अपने घर पर नहीं है। वो फ़ौरन से उनके घर पर पहुंचा था, लेकिन घर पर कोई ना था। सारी चीज़ें सही सलामत मौजूद थी। शहर वाले गांव में गुजारा कर भी कैसे सकते हैं? भाग गई होगी किसी शहर वाले के साथ। खावर साहब ने उसके दिल में नफरत खोलना शुरू की थी। मेरी बीवी थी वो चिल्लाया था। थी पर कहाँ है? खावर साहब ने उसे झंझोड़ा। वो बिल्कुल नढाल पड़ गया था। चलो बेटा घर चले, उन्होंने दोबारा से कहा और वो खामोशी से उनके साथ चला गया। रात उसने किस अजियत में काटी थी ये सिर्फ वही जानता था। सुबह भी होगी, लेकिन इतना दर्द क्यों था इस सुबह में? वो चीखना चाहता था, लेकिन हलक ने भी साथ छोड़ दिया। वो रोना चाहता था, लेकिन आंखों ने भी साथ छोड़ दिया। वो बेहोशो हवास बाबा साईं के पास पहुंचा। उसकी हालत इतनी ख़राब थी कि उसका अंदाज़ा बाबा साईं लगा चुके थे। क्या हुआ बेटे? उन्होंने उसे बैठने का इशारा किया। बाबा साईं वो मुझे छोड़कर चली गई हैं, लेकिन वैसे कैसे कर सकती है? उसने कबूल किया था कि उसे मुझसे मोहब्बत है, फिर वो कहाँ चलेगी? वो बोले ही जा रहा था और वो समझ चुके थे मोहब्बत का रोग दस्तक दे चुका है। तेरा दिल क्या कहता है? उनकी आवाज़ गूंजी। वो मुझसे मोहब्बत करती है, उसने बिना नजरें मिलाए जवाब दिया। तो फिर यकीन रख वो तेरी ही है। उनकी आवाज़ दोबारा गूंजी। तो फिर कहाँ है वो? अब की बार उसने नजरें मिलाई। तलाश कर। उनकी आवाज़ उभरी। मैं तलाश नहीं करूँगा, उसे खुद मेरे पास आना होगा। वो तैश में आता हुआ बोला। मोहब्बत में अना नहीं होती, इसमें अना का अलिफ भी नहीं होता। उसे ढूंढ, उसे तलाश कर। उनकी आवाज़ दोबारा से गूंजी थी। समीहा अब की बार वो ज़ोर से चीखा। आंसू भी आज़ाद हो गए थे। वो घुटनों के बल बैठ गया। दर्द बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था और वो उसे तड़पने दे रहे थे, क्योंकि जानते थे मोहब्बत में तड़पने का सिर्फ दे ही नहीं बल्कि हद दे के साथ तड़प होती है। वो निढाल हो चुका था और टूट चुका था। वो उसके पास आ बैठा और उन्होंने उसका सर अपनी गोद में रखा। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो चुकी थी। वो उसी के पास बैठे से प्यार करते रहे और उसके लिए हाथ उठाए दुआ भी कर चुके थे। वो वहाँ से वापस हवेली आ गया, लेकिन सब कुछ सोना सोना सा लग रहा था। वो अपने कमरे में गया। हर चीज़ उसकी महक रही थी। हर चीज़ में से उसकी महक महसूस कर रहा था। उसने दराज खोली जहाँ उसकी निकाहनामा रखा था, लेकिन साथ एक डायरी भी थी।
ये किसकी है? पहले तो कभी नहीं देखी। उसने खुद से सरगोशी की और डायरी को अपने हाथ में लिया। समीहा, ऊपर मोतियों से ही समीहा का नाम लिखा हुआ था। वो डायरी लिखती थी, लेकिन मुझे कभी पता क्यों न चला। वो डायरी लेकर अपने बेड पर बैठ गया, लेकिन उस पर नंबर पासवर्ड लगा हुआ था। उसने 000 का पासवर्ड लगाया, लेकिन लॉक नहीं खुला। और फिर 111 का पासवर्ड लगाया, लेकिन फिर भी ना खुला। उसमें सिर्फ 2 नंबर्स थे, लिहाजा उसने सीक्वेंस चेंज कर डाली। 101 का कोड डाला, लेकिन वो फिर भी ना खुली। 001 का कोड डालते ही उसमें से आवाज़ आई, जो लॉक खुलने की निशानी थी। पहले ही सफ़े पर समीहा का नाम खूबसूरती से लिखा हुआ था। जिस वक्त उसने ये डायरी ली, दूसरे सफ़े पर वो तारीख भी लिखी हुई थी। उसके बाद उसने सफ़े से उसके कॉलेज का ज़माना शुरू हुआ। हर चीज़ महफूज थी और यादें लिखी हुई थी, लेकिन उसके बाद समीहा का नाम सुहेब के साथ जोड़कर खूबसूरती से लिखा गया। उसने उस नाम पर हाथ फेरा और अगले सफ़े पर उनके निकाह की तारीख लिखी थी। उसने अब तक जितना वक्त सभी सुहेब के साथ गुजारा था, सब कुछ उसमें लिखा हुआ था। उसे और भी ज़्यादा उसकी मोहब्बत पर यकीन होने लगा था। एक सफ़े पर सुहेब को मुखातिब किया गया था। सुहेब, मुझे यकीन है कि जितना तजस्सुस आप में है, एक ना एक दिन आप इस तहरीर तक ज़रूर पहुंच जाएंगे। वो मुस्कुरा उठा। इस तहरीर के ज़रिए आपको बस मेरी मोहब्बत का इज़हार मिलेगा, जिसका शौक़ आप मुझसे हमेशा अपनी नज़रों में करते हैं। मैं कभी आपकी गुर्बत में अपनी मोहब्बत का इज़हार नहीं कर सकती, क्योंकि इस वक्त मेरी आवाज़ मेरा साथ छोड़ देती है। आप मेरी आवाज़ पर भी अपना राज कायम कर लेते हैं। लेकिन हाँ, मुझे आपसे मोहब्बत है, इतनी कि जैसे चाँद के बिना आसमान अधूरा है, लहरों के बिना समुंदर बेरौनक, बारिश के बिना दीवानगी बेकशिश, नशीले हवा के बिना शाम उदास। बस इसी तरह आपके बिना आपकी समीहा बेजान है। मैं शायद आपसे इतनी मोहब्बत तो नहीं कर सकती जितनी आप मुझसे करते हैं, मगर हाँ, मैं आपके बिना जीना नहीं चाहती। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, मेरी खातिर अपना फ़र्ज़ मत भूल जाइएगा। आपकी आवाम आपसे बेहद मोहब्बत करती है और मोहब्बतें जमा नहीं करते, उन्हें बिना किसी खयानत के लौटा भी देते हैं। आपकी समीहा। और नीचे उसके दस्तखत भी मौजूद थे और ऊपर तारीख उस वक्त की डाली हुई थी जब वो दोनों हवेली में थे। उसने बेख्तियार अपने लब उसके दस्तखत पर रखे, जो उसके निकाहनामे पर भी मौजूद थे। वो संभल चुका था और आज इंतखाबात भी थे। उसे मोहब्बतें लौटानी थी। उसने वो डायरी वहीं रखी जहाँ वो थी और अपना कोट निकाला। इतने में उसकी चचा की बेटी दाखिल हुई। कैसे हो सहीब? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक। उसने अल्हम्दुलिल्लाह पर जोर दिया। पता चला तुम्हारी वाइफ भाग गई? ये जिसकी हरकत है ना, उसे मैं छोड़ूंगा नहीं। उसने इशारा दिया। तो तुम्हें लगता है उसे किडनैप किया गया है? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। वो मुस्कुराया। छोड़ो भी, बस अब तुम अपने बारे में सोचो। उसने उसके पास आकर उसके कोट के बटन लगाने चाहे कि उसने उसके हाथ रखते ही उसने उसके दोनों हाथ पीछे कर दिए। ये किसी और का हक है। वो खुद से बटन लगाता हुआ कमरे से निकल गया और गांव वालों के पास आ गया। सब उसे हैरत से देख रहे थे। आज यहाँ क्या कर रहे हो? वहाँ उस वक्त सिर्फ 18 साल से कम उम्र के लड़के मौजूद थे। क्यों, आज यहाँ आने पर पाबंदी है? उसने मासूमियत से पेड़ के पास बैठते हुए पूछा। हमारा मतलब था, आज तो इलेक्शन है। एक लड़के ने बात समझानी चाहिए। तो इलेक्शन में यहाँ आना मना है? वो बस ये बताना चाहता था वो यहाँ से जाना नहीं चाहता। गलती हो गई, एक लड़के ने तंग आकर कहा। माफ़ किया। उसने दिल को बड़ा किया और मुस्कुरा दिया। वही सुन, तेरा एडमिशन हो गया है शहर के कॉलेज में। दूर बैठे लड़के को उसने मुखातिब किया। सच्ची? वो खुशी से उछल पड़ा। हाँ, वो मुस्कुराया। मगर फीस? वो उदास हुआ था। तू उसकी फिक्र मत कर, अभी मैं जिंदा हूँ। सुहेब ने यकीन दिलाया। शुक्रिया भाईजान। वो लड़का खुशी से दौड़ता हुआ सुहेब के करीब आया और उससे लिपट गया। इतनी ही देर में लोगों का झुंड भी आ गया, जो उसे कंधों पर बिठा ले गया, जिस बात की निशानी थी कि वो जीत चुका है। इस लड़की को अगवा करने का भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मैंने सोचा था वो खुद को संभाल नहीं पाएगा और मैं इस बात का फ़ायदा उठाऊंगा। वो अपने चमचों पर चिल्ला रहा था। उफ, अब क्या करूं मैं? वो तो सब बर्बाद कर देगा। जाहिर सी बात है, खावर के दिन बदलने वाले थे। फिरौन की घड़ी तो मूसा की परवरिश हुई थी। खावर पागल हुए जा रहा था। तुमसे कहा था शादी कर लो उससे, लेकिन तुमसे भी कुछ ना हुआ। वो अपनी भतीजी पर चिल्लाया था। मैंने तो बहुत कोशिश की थी, मगर वो माना ही ना। उसने अपनी सफाई पेश की। तुमसे कुछ नहीं होने वाला। जाकर कहो अपने बाप से सब संभाल के रखे, नहीं तो उसी का भतीजा उससे कभी संभाला नहीं जाएगा। वो दोबारा चिल्लाया था। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि बाप अपने ही बेटे से डर रहा हो, फ़कत इसलिए कि उसके काम ही ऐसे थे। लोगों को बस इस बात का इंतज़ार था कि किस वक्त सही हुकूमत संभालेगा। इसी वक्त फूलों के हार में लिपटा हुआ खुशी से अंदर दाखिल हुआ। बुरे दिन बहुत मुबारक हों अब्बा हुज़ूर। आपकी बार वो उनके सामने शान से चलता हुआ गया और तो वो उस पर हाथ नहीं उठा लेकिन वो उस पर हाथ नहीं उठा सकते थे। वो उसी जंगल में आया था जहाँ उसकी कहानी शुरू हुई थी। वही दिसंबर की सुनहरी शाम उसकी तकलीफ में इजाफे के लिए बिखर चुकी थी। बादल भी आ चुके थे। उसका घोड़ा भी मौजूद था और वो भी उसी की तरह उदास था। इससे ज़्यादा उदास उसकी हालत पे था। बारिश ने उसकी तकलीफ में इजाफा कर दिया था। उसने फिर शिद्दत से खुले आसमान के नीचे और बरसती बूंदों के बीच अपने रब को शिद्दत से पुकारा था। या अल्लाह, मैं इतना गुनहगार तो नहीं
हूँ ना कि ज़िंदगी भर तड़पता रहूँ, अगर हूँ तो भी तू गफूर है, रहीम है, मुझे माफ़ कर दे, मुझ पर रहम फरमा। तू नहीं तो उसे मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बनाया, फिर क्यों जुदाई दे दी? तू अपने बंदों से बेहद मोहब्बत करता है, तू उन्हें सिसकता हुआ नहीं दे सकता। मैं देखना मैं सिसक रहा हूँ इतना कि हिचकियाँ बन गई हैं। अगर वो तेरे पास है तो फिर मुझे भी अपने पास बुला ले, अगर वो जिंदा है तो मुझे उससे मिला दे। घुटनों के बल बैठते ही वो घुटनों के बल बैठता चला गया, लेकिन मौत नहीं आई। तो क्या वो जिंदा है? वो उठा था, लेकिन सब जगह तो वो तलाश कर चुका था। तो क्या सब्र करना था? हाँ, सब्र करने वालों के साथ है अल्लाह। बारिश ठहरने का नाम नहीं ले रही थी। अपना घोड़ा लेकर जाने की तैयारी में था कि उसकी नज़र इस चादर पर पड़ी, चार दीवारी पर पड़ी, जहाँ उसने समीहा को कभी रखा था। सोचा था कि वहाँ भी उसे महसूस कर लिया जाए। उसने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला, मगर वहाँ तो उसी ब्राइडल ड्रेस में कोई और मौजूद था जो उसने समीहा को दिलाया था। वो दौड़कर उसके पास पहुंचा, उसका चेहरा अपनी तरफ मुड़ा, और वो कोई और नहीं बल्कि उसकी समीहा ही थी, लेकिन वो इस वक्त बेहोश थी। समीहा, समीहा। उसने उसके गाल थपथपाना शुरू किए, लेकिन वो आँख ही नहीं खोल रही थी। वो जल्दी से उसे उठाकर हॉस्पिटल की तरफ भागा। वो बाहर खड़ा डॉक्टर का इंतज़ार कर रहा था। आपकी वाइफ होश में आ चुकी है, लेकिन आपने उनका बेहद ख्याल रखना है। और कैसे हस्बैंड हैं आप? आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है, मगर वो सुबह से भूखी है। डॉक्टर ने नरम लहजा इख्तियार करने के बाद एक और खुशखबरी भी दी। क्या? उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। आप जाकर मिल लें। डॉक्टर आगे बढ़ चुकी थी। वह दबे पाँव अंदर दाखिल हुआ। सुहेब उसके पास जैसे ही बैठा था वो उसे लिपट गई। मेरी मामा को तुम्हारे पापा ने मार डाला और मुझे अगवा। उसने हिचकियों से कहते रोना शुरू कर दिया। अभी वो कुछ कहना नहीं चाहता था और अपने बाप की दरिंदगी से भी वाकिफ था, लिहाजा उसे संभालना ज़रूरी था। वो रो रही थी और उसकी आंखों से भी आंसू जारी हुए थे। पापा को आज सुबह मैंने फांसी दे दी। जब वो रो चुकी और हल्कान हो गई तो उसने तसल्ली दी। क्या? वो हैरान हुई थी। वो और भी लोगों के कातिल थे। उसने तफसील से सारी बात बताई। सुहेब, तुम्हें पता है मैं कितना डर गई थी? उसने आहिस्ती से उसके सीने पर अपना सर रखा। अब डरने की कोई ज़रूरत नहीं। वैसे ही बताओ कि मुझे बताया क्यों नहीं कि मैं बाप बनने वाला हूँ? उसके माथे पर उसने अपने लब रखे। मुझे खुद अभी डॉक्टर ने बनाया है। समीहा ने नजरें मिलाई। अच्छा तुम आराम करो, मैं ज़रा डॉक्टर से पूछ कर आऊँ कि तुम्हें कब तक घर ले जा सकता हूँ। सुहेब ने उसे आराम से बिस्तर पर लेटाया और जाने के लिए बड़ा ही था कि समीहा ने उसका हाथ थामा। मुझे घर जाना है। ले जाऊंगा, वो मुस्कुराया। थोड़ी ही देर बाद वो वापस आया, लेकिन डॉक्टर भी साथ थी। आपने अपना बहुत ख्याल रखना है। आप में आयरन की कमी है, मैं कुछ मेडिसिन लिख दी हैं, वक्त पर ले लीजिएगा। डॉक्टर ने हिदायत दी। आप इन्हें ले जा सकते हैं। डॉक्टर सुहेब को मुखातिब हुई। शुक्रिया। सुहेब समीहा के पास आ गया। वो उठी, लेकिन एक कदम आगे बढ़ाते ही वो लड़खड़ाई कि सुहेब ने उसे बाजुओं के सहारे उठा लिया। ऐसे लेकर जाएंगे मुझे? उसने नजरें मिलाई। हाँ बिल्कुल। सुहेब की आंखों में शरारत थी और वो इसी तरह उसे लेकर हवेली वापस आ गया था। 5 दिन बाद वो हर चीज़ इधर से उधर कर रही थी, जैसे कुछ कीमती खो गया हो। ये ढूंढ रही हो? सुहेब ने उसके सामने डायरी लड़ाई। समीहा ने आगे बढ़कर उसे वो लेना चाहिए, जब सुहेब ने अपना हाथ पीछे कर दिया। ये आपके पास क्या कर रही है? समीहा ने गुस्से से कहा। अब जाहिर है तुम मेरी हो तो तुम्हारी हर चीज़ भी मेरी है। सुहेब ने उसे अपने करीब किया। जब ये बादल गरज उठे और वो डर के मारे सुहेब के गले लगी थी और बारिश भी शुरू हो चुकी थी, सुहेब ने उसे खुद में समेट लिया। दिसंबर की शाम, तुम, मैं और बारिश। एक थी सुनहरी शाम और महीना था दिसंबर का। मिले थे मैं और तुम के, बारिश बनी थी गवाह और किस्सा लोगों ने यूं जाना। दिसंबर की शाम, तुम, मैं और बारिश। मोहब्बत पूरी हुई थी, मैं तुम्हारे निकाह में आई थी, मगर मोहब्बत आजमाइश भी लेती है और मैं बिछड़ भी गई। लेकिन जब हम जीत गए थे तो मैं मिल भी गई थी और किस्सा लोगों ने यूं जाना।